Hello friends, hello students and hello everybody. Today we are doing unit number 11 of class 12th, which is duality of radiation and dual nature of radiations and matter. So आज के इस लेक्चर में हम लोग डुअल कैरेक्टर ऑफ या डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस की बात करेंगे। और आज की ये लेक्चर टोटली इस बात पे फोकस है कि रेडिएशंस की डुअलिटी कैसे एक्सपोज हुई, कैसे वी कम टू नो दैट कि रेडिएशन शुड exist in dual form. So we are going to talk about that, and it's a very interesting lecture, and it's very historical, very scientific, and सब कुछ आपके सामने ला के रखा जाएगा in a very chronological order. So please enter in lecture and have proper grasp on the knowledge being served to you. As I say to you, like we are going to talk today radiation as a wave, रेडिएशन एज वेव। कैसे हम लोगों ने रेडिएशन को पहले वेव माना है, फिर हम एक्सपेरिमेंट्स विच अनफोल्ड्स ड्यूअलिटी ऑफ द रेडिएशंस, कैथोड रेज डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, ई बाई एम डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, मिल्कन वर्ल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे, एंड हॉलवेच एंड लेनर्ड्स एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। So these are the topics which we need to cover. So let me take you to the next page and see what we have here. Look at this chart very nicely. हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? Till now, till now we have, till now अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है भाई कि स्टैटिक चार्जेस स्टार्ट किया 12वीं क्लास में, और स्टैटिक चार्ज से धीरे 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 हम कहाँ तक पहुंचे? ऑल्टरनेटिंग करंट तक, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट और जनरेटर, ये सब कुछ समझ ली। इसके बाद जो हमारा, जैसे फर्स्ट बुक बिल्कुल एंड पे आता है, देन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर हमने क्या पढ़ा है? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड देन दिस इज वेव ऑप्टिक्स। जरा इस चीज को खूब बढ़िया से एनालाइज करें। यू सी व्हाट इज द मैसेज आउट ऑफ इट। जब चार्ज स्टैटिक था, चार्ज को उसके उससे रिलेटेड चीजें पढ़ने के बाद फिर चार्ज के मोशंस की बात की, करंट की बात की हमने, करंट से रिलेटेड फिर मैग्नेटिक फील्ड की बात की, फिर हमने मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा, और फिर हमने कनेक्ट करके देखा कि यार करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? ऑल सेम चीज है। इसका मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। देन वी कम टू नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से भी करंट पैदा हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन से भी करंट पैदा हो सकता है। तो जो वो करंट पैदा हुआ उसके बारे में हम लोगों ने पता किया, वो इंड्यूस करंट हुआ, वो भी सेम सिचुएशन आ गया। फिर हम लोगों ने उसी चीज के अंदर हमने जब इन करंट और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशंस को समझा हमने कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, एंड देयर वी कम टू नो दैट कि भाई चार्ज का मोशन है तो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर कहीं पे मैग्नेट है या मैग्नेट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को बदला जाए तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होता है और ईएमएफ भी इंड्यूस होता है। सो दीज थिंग्स वी कम टू नो। एंड एट द एंड ऑफ द यूनिट वन, जब हम एट द एंड ऑफ द बुक वन, व्हेन वी आर डूइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हम लोगों ने टॉपिक क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट करंट, फिर मैक्सवेल्स के इक्वेशंस पढ़े, फिर हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पढ़ा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन इन लैब पढ़ा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा, एनर्जी एंड इंटेंसिटी एंड मोमेंटम ऑफ वेव पढ़ा। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी। इन इंफॉर्मेशंस में यूनिट नंबर 8 ने हमें क्या सिखाया? यूनिट नंबर 8 ने, जहां पे हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात सीखते हैं और मैक्सवेल इक्वेशंस की बात करते हैं, तो यहां से जो चीज सामने आई वो क्या निकल के आई? आप देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब आप पढ़ते थे तो वहां पे आपको ये पता चल गया था कि भाई अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो करंट पैदा होगा वहां पे, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होएगा और करंट भी पैदा होगा, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड था। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ें तो वी कम टू नो दैट कि ओके, करंट तो जो हमने पढ़ा है वो कंडक्शन करंट है। एक ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन से करंट पैदा होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन से करंट पैदा होता है, और वो जो करंट था वो बिल्कुल नया करंट था। दैट इज वी फर्स्ट टाइम कम टू नो अबाउट दैट, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड वहां हमें एक चीज स्टेब्लिश करने को मौका मिला कि अगर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। इन इंफॉर्मेशंस के बाद, और हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट से जब ये प्रूव कर दिया कि यस इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड ये प्रोपेगेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने उसका नाम दिया और बोला कि देखो वो रेडिएशन को हम लोगों ने
रेडिएशन को हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडिएशन को हम लोगों ने वेव करेक्टर से एक्सपेरिमेंट एक तरीके से वेरीफाई कर दिया। यानी कि मैक्सवेल के इक्वेशन ने और हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट ने ये बात प्रूव कर दिया हमारे सामने कि रेडिएशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यही हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया। लेकिन थोड़ा पीछे जाए, इफ वी गो लिटिल बैकवर्ड, यानी कि जो चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा है, यू सी मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन कब का है भाई। मैक्सवेल इज समवेयर इन बिटवीन दिस टाइम 1831 टू 1879 के बीच में समवेयर मैक्सवेल का इक्वेशंस कब आया होगा हमारे पास, 1860 1800 समथिंग 1860 समथिंग लाइक। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट 1887 का है। लेकिन ये किसके बारे में बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ जब वो ट्रेवल करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा एंड वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगा। सो जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, जो लाइट वेव की बात करें, वाज सेइंग दैट कि ये जो एक्सपेरिमेंट था कि मैक्सवेल ने जो प्रूव किया और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में जो प्रूव हुआ कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में वी कम टू नो। और हम लोगों ने यहाँ पे ये डिस्कशन किया कि लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या स्टडी किया, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानेंगे। और यहाँ पे ये हमें एक एक्सप्लेनेशन मिला कि लाइट जो है वैक्यूम के अंदर कैसे ट्रेवल करता है। चलो इस इन सारे इंफॉर्मेशन के पहले जरा यहाँ की बात करते जो यूनिट नंबर 9 में हमें सीखा। देखो जी, ये बहुत पुरानी बात है। आप यूसी डेस्केरेट्स नाम का एक फिलोसोफर थे और उन्होंने 1637 में 1637 में हमें ये बताया कि जो रेडिएशन है, वो लाइट जिसको हम कह रहे हैं, लाइट को उन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि उसको आप लाइट को एक एनर्जी पैकेट के फॉर्म में मानो। द फर्स्ट आइडिया कि लाइट को एक एनर्जी पैकेट वाली जो बात कही जा रही है, दैट वाज गिवन बाय डेस्करेट कि लाइट छोटे छोटे से पार्ट में होएगा, एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होगा। डेस्करेट की ये बात कब की है, 1637 का। न्यूटन का जरा लाइफ सिचुएशन देखो, 1614 1642 टू 1727 में। इस बीच में न्यूटन 1704 में 1704 में लाइट के बारे में, क्योंकि लाइट की बड़ी सारी फेनोमेनन हमारे सामने था, रिफ्लेक्शन on plane and curved surface, reflection on plane and curved surface, refraction on plane and curved surface, refraction on double curved refracting surfaces and dispersion। तो ये जो लाइट से रिलेटेड जो हमारे पास फेनोमेनन थे, लाइट से रिलेटेड इस फेनोमेनन को जो मैं आपको इस पेज पे पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे हम कैसे आगे बढ़े। लुक एट दिस व्हाट वी आर सेइंग कि लाइट से रिलेटेड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, ये सारे फेनोमेनन हमारे सामने थे। And the first thing which we come to know anything about light and some comment about light, that was Descartes made something, and that was what even before the birth of Newton, even before birth of Newton, what that कि लाइट को हम एनर्जी का बंडल मान सकते हैं, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट की तरीके से मान सकते हैं, लाइट को छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में, पार्टिकल से बना हुआ मान सकते हैं। ये डेस्करेट का आइडिया था। इट वाज अ फिलोसफिकल आइडिया, देयर वाज नो बैकग्राउंड, नो थॉट्स, नो very explanatory thoughts were involved. Okay, रिफ्लेक्शन और ये सारी चीजें जब इनके बारे में हम लोग थे यहाँ पे, तो ये लाइट ट्रेवल कैसे करता है मीडियम में, हाउ लाइट ट्रेवल्स, इसके बारे में सबसे पहले अगर कोई हमारे पास थ्योरी है तो वो ह्यूगिन थ्योरी ऑफ वेव प्रोपगेशन है, एंड दैट वाज गिवन इन 1678। 1678 सो ह्यूगिन थ्योरी ऑफ वेव है हमारे पास। लेकिन उसी टाइम पे यानी कि ह्यूगिन ने ये कंसिडर किया कि लाइट एज अ वेव है, लाइट को उन्होंने वेव माना और उन्होंने उस वेव को प्रोपगेट कैसे करता है वो, इसके बारे में उन्होंने एक आइडिया हमारे सामने दिया, प्रपोज किया। न्यूटन ने डेस्केरेट की बात को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की और ह्यूगिन के आइडिया को उसने ड्रॉप कर दिया और उसने बोला कि ओके, मैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, ये सारी घटनाओं को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कैसे? अगर मैं लाइट को लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स मानूं और उस वो पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होंगे और उनको कॉपसल कॉप्सल कहेंगे, राइट? दिस इज कॉप्सल। तो उन्होंने बोला कॉप्सल का मतलब क्या होता है, इट्स अ वेरी स्मॉल एंड माइन्यूटेस्ट काइंड ऑफ पार्टिकल, समथिंग लाइक दैट। ये बायोलॉजी में आपने रेड ब्लड सेल्स और उसमें वहां पे कुछ होता है, उसके बारे में आप ज्यादा बेहतर जानेंगे। बट हियर कॉप्सल्स मतलब वेरी माइन्यूट, वेरी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। सो न्यूटन ने बताया कि लाइट इज मेड ऑफ दिस कॉप्सल्स
एंड उन्होंने उससे रिलेटेड एक मॉडल दिया जिसको हम लोग न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर मॉडल कहते हैं या न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी कहते हैं। एंड दिस मॉडल वाज गिवन बाय न्यूटन कब 1704 में। एंड ही रोट अबाउट दिस ऑल in he wrote about this all in a book called this optics, that is 1704 में ये आइडिया उन्होंने प्रपोज किया। लेकिन न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन थे वो हमें 1684 में मिले थे। दैट वाज इन 1684। काफी आप देख रहे हैं यहाँ से करीब करीब 20 साल बाद ही केम टू टॉक अबाउट अस अबाउट दिस कॉप्सकल थ्योरी के बारे में, कॉप्सकुलर थ्योरी के बारे में उन्होंने बात कही। नाउ यहाँ पे एक्सपोज हो रहा है इन सारी घटनाक्रम को अगर ठीक से देखा जाए। सो लाइट से रिलेटेड घटनाएं हमारे आजू बाजू में सब थी। वी वर एबल टू यू कैन से दैट कि ये सारी घटनाएं हमारे सामने थी। और आपने ये नोटिस किया कि इन घटनाओं का हमारे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था। वी वर नॉट हैविंग एनी एक्सप्लेनेशन। और आपको मालूम होना चाहिए कि टेलीस्कोप और वो सब कुछ पहले बनाया गया था, गैलीलियो का टेलीस्कोप और वो सब कुछ, इट वाज ऑल देयर। एंड डेस्केरेट्स का नाम आपने सुना होगा। ही वाज अ फिलोसोफर एंड ही वाज आल्सो ही हैड डन वर्क इन ऑप्टिक्स। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऑप्टिक्स में। तो उन्होंने लाइट से रिलेटेड चीजों के बारे में ये बताया कि भैया इसको पार्टिकल मानेंगे। न्यूटन ने ऑलमोस्ट 80 आई मीन 70-80 ईयर्स आफ्टर उसी बात को आगे बढ़ा दिया और उसको अलग थ्योरी के फॉर्म में प्रपोज किया। न्यूटन ने इस सारी घटनाओं को न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी से लिया और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और प्लेन सरफेस पे, कर्व सरफेस पे, डिस्पर्सन, इन सारी घटनाओं को लाइट को एज ए पार्टिकल मान करके एक्सप्लेन कर दिया, मैथमेटिकल प्रूफ करके, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। ह्यूगेन ने जो बात कही थी वो 1678 में कही थी, जो न्यूटन से पहले की है। लेकिन सवाल ये था कि ह्यूगेन के बात को कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली नहीं। न्यूटन वाज वेरी मच वेल नोन फेलो एंड उनका कंट्रीब्यूशन साइंस में कुछ इतना ज्यादा था कि जो उन्होंने कहा लोगों ने उसको बिलीव किया। दिस इज व्हाट वाज द न्यूटन्स personifications, like everybody has to believe what he was saying. But जब कुछ सालों बाद, you can see 1678 के बाद 1801 की बात, इंटरफेरेंस की घटनाओं को यानी कि लाइट वेव के इंटरफेरेंस को स्टडी किया थॉमस यंग ने। एंड थॉमस यंग ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जो घटना सामने थी, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जो घटना थी वो 1801 में सबके सामने लाया। एंड दिस phenomenon was well explained you by use of this fusion wave theory। यानी कि न्यूटन ने इस इंटरफेरेंस को, न्यूटन यू सी 1801 में ना तो न्यूटन है और ना तो ह्यूगेन है, दोनों में से कोई नहीं है। nobody is there। you see he got finished 1695 and this gentleman is no more in 1727। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाली जो बात आ रही है वो कब आ रही है? दैट इज कमिंग टू अस लाइक 1801 में। एंड इस घटना का यानी कि लाइट एज अ वेव है, ह्यूगेन थ्योरी का जो पोस्टुलेट्स है उससे ये एक्सप्लेन हो पा रहा है। बट न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी से ये फेल हो जा रहा है, इट इज नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड। सो यू कैन अंडरस्टैंड 1704 से 1704 के से लेकर के ऑलमोस्ट 1801 के बीच में ऑलमोस्ट 97 ईयर्स का टाइम है। और उस 97 ईयर्स में लाइक इनसे पहले ह्यूगन थ्योरी ऑफ वेव आ चुका है लाइट से रिलेटेड, बट उसको किसी ने बिलीव नहीं किया। और न्यूटन की इस बात को ऑलमोस्ट 9700 ईयर्स तक हम लोगों ने फॉलो किया कि लाइट एज अ पार्टिकल, लाइट एज अ पार्टिकल है, लाइट एज अ पार्टिकल है। ये दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम हियर। एंड जब थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट से, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जब ये घटना एक्सपेरिमेंटली रिकॉर्ड की गई और उसके एक्सप्लेनेशन ढूंढा गया, तो दिस थ्योरी, दिस कॉन्सेप्ट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। बट ह्यूगन के वेव थ्योरी से इसका एक्सप्लेनेशन मिल रहा था। एंड ह्यूगन के वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन को भी प्रूव किया जा पा रहा था। यानी कि दिस थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन दिस आल्सो एंड दिस थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन दिस आल्सो। अब बात बदल गई, यानी कि नाउ वी वर लुकिंग एट द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉइन, दैट इज लाइट से रिलेटेड। अब हमारे सामने एक दूसरी बात सामने आ गई कि अभी हम लोग लाइट को क्या मान के चल रहे थे? पार्टिकल मान के चल रहे थे, राइट? फिर क्या हुआ? इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की घटना के बाद और फिर डिफ्रैक्शन जैसी घटनाएं स्टडी की गई, पोलराइजेशन स्टडी किया गया। और इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कोई सही तरीका था, तो वो ह्यूगेन के वेव थ्योरी ऑफ
वेव थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स थे, जो उनके पोस्टुलेट्स थे, उन्हीं से ये प्रूव हो पा रहे थे। इसका मतलब 1801 से और फिर आगे के 70-80 साल तक, 70-80 ईयर्स तक हम लोगों ने लाइट को एज अ पार्टिकल मानने से मना कर दिया, एंड वी स्टार्टेड कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव, लाइट एज अ वेव। और जब ये बात चल हमारे सामने खड़ी हो गई, ये सब हम कुछ जान चुके थे, उन्हीं दौरान आप देख रहे हैं 1831 टू 1879 और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, ये लाइट को वेव यानी कि इसको रिजेक्ट किया गया, इसको कंसिडर किया गया, और इससे रिलेटेड यहाँ पे मैक्सवेल की इक्वेशन और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ने हमें ये प्रूव करके दिखा दिया कि भाई इसी बात पे उन्होंने स्टैंपिंग लगा दी, एंड देन वी वर इन अ पोजिशन टू कंसिडर और एक्नॉलेज कि ओके, देयर इज नो डाउट, लाइट वेव ही है, लाइट वेव ही है। और फिर लाइट को वेव के तरीके से हम लोगों ने इसको कैरी करना स्टार्ट किया। और तो इसमें आपने देखा कि भाई हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली ये 1887 में लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, आई मीन लाइट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो कैसे ट्रेवल करता है उसको भी दिखा दिया, एंड प्रूव भी कर दिया कि भाई लैब में भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। और एक तरीके से फिर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन हुआ लैब में, उसके बाद हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाली, एनर्जी, इंटेंसिटी एंड मोमेंटम ऑफ वेव निकाली। 1903 में निकोल्स एंड हल, दो टू अमेरिकन साइंटिस्ट, निकोल्स एंड हल, इन दो अमेरिकन साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मोमेंटम और इंटेंसिटी के बारे में हमें डेरिवेशंस जो है वो हमने निकाल कर हमारे सामने लेके आया और उसको प्रूव करके दिखाया। तो अब ऑलमोस्ट 1887, ये जो आप देख रहे हैं हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट वाला टाइम, और ये जो पीरियड है 1900 टाइम तक, यहाँ वाला जो आप पीरियड देख रहे हैं, ये सब कुछ तो बड़ा क्लियर हो गया कि भाई ऑलमोस्ट कब तक हम लोगों ने, इन द वेरी बिगनिंग, यानी कि 1637 में जो पहला आइडिया आ रहा है, फिर 1700 में ये आ रहा है, और 1704 से बिफोर दिस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कम, यानी कि ऑलमोस्ट 18 सेंचुरी में हम लोगों ने ये कंसिडर किया कि लाइट एज अ वेव है। और 18 सेंचुरी में हमने ये कंसिडर किया लाइट एज अ वेव है। और जब हम 19 सेंचुरी में एंटर कर गए, 19 सेंचुरी में एंटर कर गए, यानी कि जब हम ये सब कुछ स्टडी कर रहे थे, तो 19 सेंचुरी के बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में एक तरीके से ये चीजें जो आ रही हैं कि भाई वो एक वेव थ्योरी है, वो यहाँ से क्या हो रहा है, जस्टिफाई हो रहा है, मैथमेटिकली भी जस्टिफाई हो रहा है, लैब से भी हो रहा है। लेकिन ये जो 19 सेंचुरी का जो लास्ट का पोर्शन है, यानी कि समवेयर 1885 से लेकर के और 1900 के बीच का जो पीरियड है, यानी कि लास्ट के जो 15 साल है 19 सेंचुरी का, दैट वाज अ वेरी ट्रबलसम। अब वहां पे कुछ ऐसी बातें होने लगी, ऐसी कुछ घटनाएं होने लगी which made us again think back कि लाइट एज अ पार्टिकल है या नहीं है। सो सी, इस पेज पे जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन से हमने क्या सीखा? हमारा टाइटल अभी है ड्युअलिटी ऑफ रेडिएशन। हमने देखा कि जो लाइट रेडिएशन है, वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पार्टिकल माना, जब तक न्यूटन का रिजाइन था, प्लस जब तक कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सामने नहीं आया और इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन की घटना नहीं हुई, हमने लाइट को एज अ वेव माना, और फिर लाइट को एज अ पार्टिकल माना। फिर इन द लाइट ऑफ नॉलेज ऑफ दिस experiments, we come to know कि light as a wave है, which was experimentally verified over here. But in the last decade of 19th century, we were again roasted. We were not in a fixed position कि हम अब उस लाइट को वेव मानेंगे, पार्टिकल माने। तो अब वो नई तरीके की बात समझ में, नई घटनाएं हमारे सामने आई। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात आपके दिमाग में मैं चाहूंगा कि ठीक है, निकोल्स एंड हल्ट ने जो रिजल्ट्स दिए दैट्स फाइन, वेलोसिटी और प्रोडक्शन हुआ दैट्स फाइन, बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट में। हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम में वो ट्रेवल कर जा रहा है। ये सारी बातें जस्टिफाई हो गई, लेकिन वहां पे कुछ और भी घटा था जिसको हर्ट्ज ने नोटिस किया था, और वो जेंटलमैन आगे उस पे बहुत दिनों तक कंटिन्यू नहीं कर पाए। यू कैन अंडरस्टैंड कि हर्ट्ज का जो ये बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, उसके कुछ ही सालों बाद, जस्ट 7 years आफ्टर, ही वाज डाइड। So he was dead. So now what we are saying, we are going to the next page and we are going to study something very different, जो कि लास्ट डिकेड में हुआ 19th सेंचुरी का, और 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में जो सामने आई चीजें, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं।
ठीक है, तो इस पेज पे जो मैंने आपको समझाया हिस्टोरिकल एविडेंसेस के साथ कि कहाँ पे कब और कैसे क्या माना था, ये सब कुछ आपके दिमाग में चलना चाहिए. एंड नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, नाउ वी आर कमिंग टू चैप्टर यूनिट नंबर 11. यूनिट नंबर 11 गाइज, आपने नोटिस किया कि यहाँ पे यूनिट 8 में 9 और 10 में जो कुछ हमने पढ़ा, 9 और 10 का फाइनल कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, बट इसी के लास्ट पेज में यानी कि लास्ट टाइम पे यानी कि हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से हमें नई चीजें पता चल रही है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू फेस नाउ. So I am writing here scientific experiments which unfolds duality of radiations again. न्यूटन की बात को हम लोगों ने ज्यादा हवा नहीं दिया. हमने मान लिया कि ठीक है न्यूटन की जो थ्योरी है दैट्स ओके, बट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, उन घटनाओं के बाद तो हम लोगों ने लाइट को वेव मान लिया. और जो 19th सेंचुरी की लास्ट डिकेड में जो कुछ हो रहा था वो बहुत पक्का नहीं था, लेकिन जब इन घटनाओं को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया गया तो हमें कुछ कमाल कमाल की चीजें सामने आई. और जरा देखिए हम लोग अब उसके बारे में बात करेंगे. और आज का ये लेक्चर इज गोइंग टुवर्ड्स कि अब क्या क्या हुआ जो हमें लाइट को वेव से मानने से, लाइट को वेव मानने के अलावा हमें उसको पार्टिकल मानने की तरफ फोर्स कर रहा था. इट वाज मेकिंग अस मूव टुवर्ड्स दिस अजम्पशन कि नहीं, लाइट वेव नहीं है, लाइट एज अ पार्टिकल है. तो देखते हैं क्या होता है. सो विलियम क्रूक का जो एक्सपेरिमेंट था, पहले विलियम क्रूक का लाइफलाइन देखे, दैट इज लाइफ लाइफ स्पैन देखे, दैट इज 1832 टू 1919. सारे साइंटिस्ट का मैंने, ये प्रोफेसर आई मीन रॉन्जन के लिए लिखा हुआ है 1845 टू 1903 जो एक्सरे का डिस्कवरी थी. और जे जे थॉमसन दैट इज 1856 टू 1940, 1868 टू 1953 दैट इज रॉबर्ट मिल्टन की बात हो रही है. ये चार एक्सपेरिमेंट्स हमने सामने रखे और यहाँ पे प्लैंक्स हाइपोथेसिस की और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो अभी पीछे हमने किया बात की थी उसके बारे में बात करें. सी, क्रूक ने क्या किया, कैथोड रे की डिस्कवरी उन्होंने की थी. कब किया था? 1870 में. और 1879 में उन्होंने अपने डिस्कवरी के बारे में पुख्ता एविडेंस के साथ बहुत सारी बातें कह दी उन्होंने. एंड ही वाज एबल टू डिस्कवर दिस कैथोड रेज. रॉन्जन ने, आप देख रहे हैं सबसे पहली जो घटना हमारे सामने कौन सी आई थी, यू कैन सी दिस टाइमलाइन, यहाँ से बड़ा क्लियर है. 1817 में विलियम क्रूक का कैथोड रे का डिस्कवरी है. उससे कुछ सालों बाद, समवेयर 25 ईयर्स बाद, वी आर कमिंग टू नो एक्सरे डिस्कवरी की बात हो रही है. और इसके जो विलियम क्रूक का जो डिस्कवरी है उसी से कनेक्टेड है ये जे जे थॉमसन का डिस्कवरी, दैट इज इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम डिस्कवरी और डिटर्मिनेशन डिस्कवरी. इलेक्ट्रॉन ई एम डिस्कवरी ना कह के इसको डिटर्मिनेशन कह लें, ई बाई एम डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन. एंड दैट वाज डन इन 1897. ओके. एंड रॉबर्ट मिल्टन ने उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है उसको निकाल के रख दिया सामने. तो यूसी आपके एनसीईआरटी में ना ये सिर्फ इतना सा डिस्कस करके छोड़ दिया गया है. बट यू नो जब क्वेश्चंस की बारी आएगी तो एक्सरे एक अलग सा टॉपिक है. एंड दैट दैट बहुत सारे क्वेश्चंस कूलिज ट्यूब से पूछे जाते हैं. बट वी विल बी स्टडिंग एक्सरे सेपरेटली फॉर जेई एडवांस एंड ऑल दैट. एंड नीट के लिए सेपरेटली अलग से एक्सरे आपको पढ़ा दिया जाएगा. बट फिलहाल हम क्रूक का, थॉमसन का, मिल्टन का जो एक्सपेरिमेंट है उसको शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे, बट डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है जो उसमें इन्वॉल्व है उसको भी सीखेंगे और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी लेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें बिफोर वी एंटर इनटू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ऑल दैट. सो ये जो टाइम लाइन्स हुई, जो कैथोड रेज की जो डिस्कवरी हुई, एक्सरे का जो डिस्कवरी हुआ, इलेक्ट्रॉन का जो ई बाई एम डिटर्मिनेशन हुआ और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मिलकर ने निकाला, तो पहले हम इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं एंड फिर हम लोग इसको समराइज करेंगे कि मतलब क्या था. सो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पेज एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस कैथोड रे डिस्कवरी. विलियम क्रूक्स का 1870 में जो डिस्कवरी हुआ था, जो उन्होंने किया था, वो ये है. ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है. when we talk about a discharge tube we are talking about a glass. ग्लास का एक इस तरीके का ट्यूब मान लेंगे, ग्लास ट्यूब कंसिडर करेंगे. एंड इस ग्लास ट्यूब में एक्चुअली दोज वर द डेज लाइक जब हम लोग जैसे कंडक्टर के अंदर करंट पास होता था, राइट. कंडक्टर के अंदर करंट पास होता था, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह सब कुछ जानते थे, तो हम लोग इस बात में कोशिश करते थे कि गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है या नहीं होता है. तो जो विलियम क्रूक थे ही वाज ट्राइंग टू स्टडी कंडक्टेंस ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। तो वो क्या कर दिया, इन्होंने एक ट्यूब लिया, इस ट्यूब के अंदर गैस फिल कर दिया, एंड दैट गैस इज हैविंग अ हाई प्रेशर, और फिर यहाँ पे एक वोल्टेज सप्लाई कर दिया। सो ही वाज नॉट एबल टू फाइंड एनी करंट, इसमें कोई करंट पास नहीं होता था। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। इसके पीछे ये है कि अगर हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट अगर हम यहाँ रखते भी होंगे यहाँ पे लगा करके, और इसके वजह से यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल लेट सपोज आयोनाइज हो गए इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो भाई अगर एक पॉजिटिव आयन बना और एक नेगेटिव निकल के कुछ आया, तो नेगेटिव फिर किसी दूसरे पॉजिटिव आयन से कंबाइन हो जाता होगा, और पॉजिटिव फिर किसी दूसरे नेगेटिव से कंबाइन हो जाता होगा। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती थी, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। लेकिन जब इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर के गैसेस को, ये इवैक्यूएशन पंप है, दिस इज इवैक्यूएशन पंप, मतलब हमने यहाँ से गैस को निकाल लिया, काफी सारा गैस को निकाल लिया, एंड देन वी हैव मेड इट एट अ वेरी लो प्रेशर। तो जब इस कंटेनर के अंदर, क्लोज कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स बहुत कम हो जाएंगे तो प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। तो जब हम इस कंटेनर के अंदर गैस का प्रेशर बहुत कम कर देते थे, 0.01 मिलीमीटर, 0.001 mm ऑफ मर्करी, यानी कि इतना कम प्रेशर हो जाया करता था। और जब हम यहाँ वोल्टेज लगाते थे, दैट वाज लाइक 10 किलो वोल्ट टू 20 किलो वोल्ट, यानी कि 10,000 और 20,000 वोल्ट सप्लाई करते थे। तब उस केस में होता क्या था कि यहाँ पे अगर हमने ये प्लेट लिया, ये नेगेटिव प्लेट है, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है, तो हम लोग उस केस में देखते थे कि जो पॉजिटिव प्लेट है वहां पे कुछ ग्लो मिलता था हमें, और दैट ग्लो जो एनोड के ऊपर हमें मिलता था। अब सवाल ये है कि ये जो हुआ, लाइक 10 kV और 20 kV वोल्टेज पे, और इतने लो प्रेशर पे, तो ये जो मिला, अब ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस दिस वाज एक्सपेरिमेंटल, एंड एनीबॉडी कैन, लाइक इसको करके देख सकता है कि भाई हाँ इट इज हैपनिंग। तो अब इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता, भाई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, सबको दिख रहा है। तो अब इसके एक्सप्लेनेशन से पहले, कोई भी चीज अगर सामने आती है तो उसको एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े सारे पैरामीटर चेंजेस करके, और उसके अंदर चेंजेस लाके देखा जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, एंड देन ओनली वी ट्राई टू फाइंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो क्या क्या पैरामीटर चेंज करके क्या देखा गया है इसमें, तो आई वुड बी जस्ट डिस्कसिंग दैट for 1 or 2 minutes over here. So what we see that gases are bad conductor of electricity, why that I have just told you, and at very low pressure, that is 0.01 mm of mercury, and high voltage like 10 kV to 20 kV, there is a glow on anode, right? These are invisible rays. अब ये मान लिया गया कि भाई कहीं से अगर यहाँ पे, इट्स सो सिंपल, वी नो दैट कि अगर टॉर्च डालेंगे तो रोशनी दीवार जहाँ पे वो टॉर्च की रोशनी जहाँ पे इंसिडेंट करेगी वहां पे ग्लो होएगा। तो हमें भी मालूम है ना कि अगर किसी दीवार पे लाइट पड़ रही है, तो हमें मालूम है कि ठीक सामने से कोई लाइट लेकर के आया होगा, क्योंकि इतना परसेप्शन तो लाइट के बारे में हमारे को पहले से था। तो इसका मतलब हम लोगों ने ये माना है कि डेफिनेटली वो यहाँ से कहीं से कुछ ऐसा निकलता होगा और यहाँ पे आकर के इंसिडेंट करता होगा, लेकिन यहाँ पे वो जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इट इज नॉट, वी आर नॉट एबल टू सी दैट कि इट इज कमिंग आउट ऑफ दिस एंड इंसिडेंटिंग अपॉन दिस। तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सो दीज आर इनविजिबल रेज, इनको रेज की तरीके से कंसिडर किया गया। और गेट्स डेविएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा दूं, लेट सपोज यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगाया, यहाँ पे प्लस पॉजिटिव प्लेट लगाया, और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट लगा दिया, यानी कि यहाँ पे -4 लगा दिया, यानी कि ये पॉजिटिव प्लेट रखा और ये नेगेटिव प्लेट रखा, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर की तरफ हो गया। सो व्हाट वी फाइंड दैट कि उस केस में अजीब सी बात हमें देखने को मिली कि जो ये ग्लो था, ये चीज सपोज कर लो कुछ ऐसे ऐसे शिफ्ट हो गया, और ये जो ग्लो है वो यहां देखने को मिल रहा है, राइट? और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम बदल दे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम बदल दे, लाइक इस पॉजिटिव को हम निगेटिव बना दे और यहाँ पे प्लस रख दे, तब हमें ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, दिस इज लाइक दिस, और ये ग्लो यहाँ से हट करके ये ग्लो हमें कहीं यहाँ देखने को मिल रहा है। नाउ दिस इज सेइंग दैट कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ, इफ आई एम अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट वी फाइंड ओवर हियर, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे क्या देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने यहाँ से लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने यहाँ लगाया, तो हमने ये देखा कि भाई उस केस में ये ग्लो की पोजीशन शिफ्ट हो रही है। सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ये इनविजिबल रे
का रास्ता क्या होता होगा, चेंज होता होगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। फिर उसके बाद हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड में भी टेस्ट करेंगे, विल टेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में उसको टेस्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको टेस्ट किया, एक मिनट बच्चा लोग, इसको मैग्नेटिक फील्ड में टेस्ट करें। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने देखो क्या किया। अब अगर यहां से ये उठाए इस तरीके से, इसको उठाया जाए और इसको ला करके यहाँ रख दिया जाए, लेट सपोज वी प्लेस लाइक दिस हियर। और अब अगर हम नॉर्थ साउथ पोल लगा दे कुछ इस तरीके से, यानी कि इधर ईस्ट साइड पे, यहाँ पे नॉर्थ पोल लगा दिया और उधर साउथ पोल लगा दिया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, ये नॉर्थ हो गया, उधर साउथ हो गया, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो हम ये देखते थे कि ये ग्लो जो है फिर शिफ्ट कर जाता था। अब वो ग्लो कैसे शिफ्ट होता था भाई, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और तो हमें ये दिखाई देता था कि ये ग्लो जो है कुछ इस तरीके से शिफ्ट होता था। लुक एट दिस, ये समथिंग लाइक दिस। एक मिनट बच्चा लोग, ये यहाँ रखा और फिर ये ग्लो हमें यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता, जब ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे होता था। और अब हमने यहाँ से अगर नॉर्थ और साउथ का पोलैरिटी चेंज कर दी, नॉर्थ और साउथ की पोलैरिटी चेंज कर दी कि बीजे नॉर्थ था, यहाँ यहाँ साउथ बना दिया या नॉर्थ बना दिया, तो हमें वैसे मिल जाता था। तो इट इज वेरी क्लियर कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के केस में ये अपने रास्ता को बदल लेता था। ग्लो हमें या यहाँ दिखाई देता था, यहाँ दिखाई देता था, समथिंग लाइक दिस। दिस डेविएशन सजेस्ट दैट इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि अगर हमने पॉजिटिव प्लेट लगाया यहाँ पे, नेगेटिव प्लेट यहाँ लगाया, तो हमने क्या देखा कि वो इधर की तरफ आ रहा है। सो डेविड, सॉरी, अगर नीचे पॉजिटिव प्लेट लगाया और ऊपर नेगेटिव प्लेट लगाया, तो वो ऐसे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिधर पॉजिटिव प्लेट है उधर की तरफ ये गोला जा रहा है भाई। इसका मतलब कि जरूर वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो जा रहा है। So keeping that in mind, this was very clear. Okay, यानी कि it is consisted of negative charge. ये इसके पास it must have contain negative charge. जब ये बात समझ में आ गई, तो फिर अगले दो पॉइंट्स और देखिए कि जब हमने इसके अंदर माइका का एक विल रख दिया, माइका इज अ वेरी लाइट सब्सटेंस एंड माइका विल रख दिया, तो जब वो रेडिएशन उसके ऊपर पड़ता था, यानी कि जब ये रेज पड़ती थी, तो उस रेज के पड़ने की वजह से वो माइका विल में क्या हो जाता था, मोशन हो जाता था, इट यूज टू रोटेट, राइट। सो माइका विल में ये मोशन कैसे आया भाई, तो ऑब्वियसली हम ये समझते थे कि जो ये रेज है, जो इनविजिबल रेज है, वो इसके ऊपर इंसिडेंट करती होगी और उसको एनर्जी और मोमेंटम देती होगी, जिसकी वजह से ये मोशन करता होगा। और जब इस इसके रास्ते में, यानी कि इस रेज के बीच में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया जाता था, तो उसका शेडो भी बनता था। सो इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट कास्ट शेडो ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन इट्स पाथ, एंड इट ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम टू द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट इंसिडेंट्स। तो इन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से ये कंफर्म हो गया कि इट मस्ट बी कमिंग आउट फ्रॉम, और इट मस्ट बी कमिंग आउट फ्रॉम कैथोड, देयरफॉर इट इज नोन एज कैथोड रेज, क्योंकि यहाँ एनोड है और ये कैथोड है, राइट। और कैथोड से ये निकल के आ रहा है, इसलिए हमने इसको कैथोड रेज कह दिया। तो ये 1817 की का ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है। और ये सारी बात जब सामने आ गई, तो इन्होंने काफी, यानी कि बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स करके, और फिर लास्ट में उन्होंने कंक्लूड किया, ही सजेस्टेड दैट these rays consisted of particle and named it as electron। यानी कि ये जो रेज है, चूंकि उस रेज के पास भाई, उसके पास निगेटिव चार्ज है, एंड वो एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, शेडो कास्ट कर रहा है। तो इन सारी बातों से ये समझने की जरूरत, ये जरूर हमें समझ में आने लगा कि हम लोग इसको निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का हम कंसिडर करें, और फिर हम उसको क्या कहेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यू नो इलेक्ट्रम वर्ड से, यू ऑल नो दैट इलेक्ट्रम मतलब नेगेटिव, और इसीलिए हमने उसको क्या कह दिया कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। He suggested that these rays consisted of particles and named it as a part electron। अब उन्होंने ये सजेस्ट किया, माइंड यू, इट वाज नॉट वेरी क्लियर दैट कि वो पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि जो हमने लाइट रेज में पढ़ा है कि लाइट रे के रास्ते में भी ऑब्स्टेकल रख दो तो वह शेडो क्रिएट कर देगा। और हमें एक चीज और भी पता है कि जब लाइट रेज किसी के सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करती है, किसी सरफेस पे इंसिडेंट करती है, तो उसको भी एनर्जी ट्रांसफर होता है और मोमेंटम ट्रांसफर होता है। लाइक वो वेव के केस में भी आपने यहाँ पे पढ़ रखा है, दिस दिस इज व्हाट लाइक एनर्जी, इंटेंसिटी एंड मोमेंटम एंड ऑल दैट। तो ये बहुत स्पेसिफाई होकर के हमें ये बात बता नहीं पा रहा है कि भाई हम उसको पार्टिकल ही माने और समथिंग लाइक दैट।
हमें बहुत भरोसा नहीं था इस बात पे। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट से सिर्फ कैथोड रे की डिस्कवरी हुई और एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इसके अंदर, ये बात पता चली हमें। इज दैट ओके नाउ? अब इससे रिलेटेड अगला एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन का है। तो जे थॉमसन को जब समझ में आया कि भाई दिस इज ऑल हैपनिंग, यू कैन सी 1879 की बात है, और जे थॉमसन साहब का जो ई बाय एम डिस्कवरी है वो 1897 का है। सो यू कैन सी हियर ऑलमोस्ट 18 इयर्स का गैप है। सो इस बीच में बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, और उन सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके अपने अपने तरीके से कुछ राय बनाई होगी, बट पाथ ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट वाज हियर, and that was specific charge determination और जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, इसको हम लोग ई बाई एम डिटर्मिनेशन कहते हैं। लुक एट दिस व्हाट। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा यहाँ पे कैथोड की जो डिस्कवरी में जो था, बिल्कुल इसी सेटअप को हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल कर रखा है। इसी सेटअप को हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर रखा है। भाई ये कैथोड है, ये एनोड है, और हमने सिर्फ एनोड के बीच में एक छोटा सा सेंट्रल होल कर रखा है, और इसमें वही गैस है। एक बात और बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे, कि जो ये ग्लो होता था, इस ग्लो का जो कलर है दैट वाज डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है दैट इज मेड ऑफ विच ग्लास, किस तरीके का मटेरियल बना हुआ है, और इसमें जो गैस यूज किया जा रहा है वो गैस किस तरीके की है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता था कि यहाँ पे किस तरीके का कलर ऑफ ग्लो मिलेगा। सो कलर ऑफ ग्लो डिपेंड्स अपॉन गैस एंड ग्लास। ठीक है ना, किस तरीके, डिपेंड्स अपॉन गैस एंड ग्लास मटेरियल, इसके ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है, ये बात समझाने के बाद लेट मी टेक यू टू द दिस पार्ट। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि इन दिस सेक्शन, कि भाई ठीक है, ये तो कैथोड रे और डिस्कवरी वाला ही सेटअप लगाया हुआ है, कि भाई इसमें लो प्रेशर रख दिया, इवैक्यूएशन पंप लगा दिया, इसमें कोई गैस है बहुत लो प्रेशर का, और यहाँ पे ये कैथोड है, ये एनोड है, हाई टेंशन सोर्स है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 केवी 15 केवी हमने कुछ वोल्ट लगाया, और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के आया। जो ये कैथोड रेज निकल के आ रहे थे, यहाँ से कैथोड रेज निकल के आ रहा था, इसको हमने यहाँ एग्जिट दे दिया, इससे बाहर निकलने के लिए। और जब हमने इसको यहाँ से बाहर निकलने दिया, और फिर यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो दिस इज अ प्लस और दिस इज नेगेटिव। अगर ये नहीं होता, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, लेट सपोज मैं चूज कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और ये नेगेटिव प्लेट यहाँ पे नहीं है, अगर ये दोनों प्लेट नहीं है, तो इस केस में ये कैथोड रे जो यहाँ से निकल गया सीधे यहाँ पे, हम लोग इसको बेटा सीआरओ ट्यूब भी कहा जाता है, और टेलीविजन में का जो स्क्रीन होता है उसके अंदर भी सीआरओ ट्यूब भी होता है, उसके पीछे में, टेलीविजन के स्क्रीन के पीछे भी हमारे पास सीआरओ ट्यूब ही होता है। तो ये इसको सीआरओ ट्यूब का कैथोड कैथोड रिसर्च से रिलेटेड ट्यूब है ये, तो सीआरओ ट्यूब के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया जा रहा है, इस जगह पे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। तो जैसे ही रेज यहाँ पे आकर के इंसिडेंट करती थी, एक स्पार्क पैदा होता था, तो इसके स्पार्क होने से, यानी कि इस पूरे से स्क्रीन के ऊपर ये जो पूरा सा जो सर्कुलर फेज देख रहे हैं, हर जगह फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा हुआ है। अब कैथोड रेज यहाँ आके इंसिडेंट करेगी, एक स्पार्क पैदा होगा, आपको पता चल जाएगा कि ओके सेंटर पे वो स्पार्क बन रहा है, इसका मतलब कि वो बिना डेविएट होते हुए यहाँ पे आएगी। अब अगर हम इसको यहाँ से उठा करके, इसको यहाँ से उठा के और फिर यहाँ ले जाके रखें इस जगह पे, और इसको भी यहाँ से उठाए और यहाँ ले जाके रखें, देन व्हाट वी सी हियर, वी यूज टू सी लाइक दिस प्लस और माइनस। तब उस केस में ये जो बीम था जो सीधा जाता था, अब वो किधर शिफ्ट करेगा, इधर कहीं पे, यानी कि दिस विल गो लाइक दिस लाइक दिस, ये ऐसे होते होते यहाँ कहीं शिफ्ट करेगा। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से ऐसे इधर चला गया। फिर थॉमसन को तो इसके ये जो रेज है, ये जो कैथोड रे है जो कि निगेटिव करेक्टर दिखा रही थी, वही कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जिस तरीके से डिविएट हो रहा था, तो चार्ज है इसके बारे में तो बिल्कुल पुख्ता है, सबूत था ये इस एक्सपेरिमेंट से, लेकिन कितना चार्ज है नहीं पता, और मास कितना है ये भी नहीं मालूम। तो थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट सेटअप किया ताकि हम उसके चार्ज और मास का रेशियो निकाल सकें। और आपने मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा है, और आपको पता है कि हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते थे, तो क्या होता था, बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, पढ़ते थे हम लोग। और वहां पे क्यू बाई एम इज इक्वल टू वॉट, क्यू बाई एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, ये काट दो ऐसे, सो दिस इज एम वी बाई आर एंड दिस इज बी। सो इसका मतलब कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में
थ्रो करते थे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते थे। तो भाई अब यहाँ से देखो इसका मास यहाँ आ चुका है, ये देखो ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो गया, ऐसे दिखाते हैं बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एंड ये v काट दिया यहाँ से। नाउ फ्रॉम हियर दिस इज q by m is equal to what now, m upon sorry q by m is equal to v upon r into b, this is what we। और इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें तो किसी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो दिस q is equal to फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड देयरफॉर q by m किया जाए, q by m किया जाए तो ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यस चार्ज बाय m। सो यू कैन अंडरस्टैंड, जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो कर रहे हैं, यू नो हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंड हाउ फास्ट इट इज ट्रेवलिंग, भाई इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने टाइम में, तो आप ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं u जीरो मान करके, तो आप उसके चार्ज और मास का रेशियो निकाल सकते थे। और मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को भेज करके यू नो दैट हाउ मच वेलोसिटी यू हैव गिवन टू इट, और आपको नहीं मालूम तो v बाई आर जिसको हम ओमेगा कहते हैं, तो उसका सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड पता करके और मैग्नेटिक फील्ड कितना लगा रखा है वो पता करके उसके चार्ज और मास का रेशियो निकाल सकते थे। सो व्हाट ही डिड इज डिड व्हाट ही डिड कि इसने इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाया ही था, अब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी सेटअप कर दिया। लेट्स सी वी डू हियर, कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेटअप करते हैं। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पहले ऐसे जा रहा था, मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो वो ऐसे जाने लगा। अब इन्होंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेटअप की, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया, एंड व्हाट ही वांटेड कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स तो अभी ऊपर लग रहा होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड लगाया ताकि मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग जाए और ये यहाँ ना जाके फिर से यहाँ पे आ जाए, दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग। तो मैग्नेटिक फोर्स अब फील्ड लगाना है, तो लेट सपोज उन्होंने कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके के, यानी कि इस पूरे अरेंजमेंट में इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, ठीक है। हाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस, भाई इधर एक साउथ पोल लगा दिया, इधर नॉर्थ पोल लगा दिया, इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड पैदा करके यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक अगर हमने यहाँ नॉर्थ पोल रख दिया और यहाँ पे साउथ पोल रख दिया तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। सो कीपिंग दैट, इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दिया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करते गए, यानी कि प्रॉपर एक मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला, तो फिर जो ये आपने देखा था कि इट इज ट्रेवलिंग लाइक दिस, ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है और वो वहां जाके फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर वहां इंसिडेंट कर रहा है, फिर हमें वो दिखना बंद हो गया, एंड वी नोटिस दैट इट इज अगेन कमिंग बैक टू सेम, बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे जाके स्क्रीन को सेंट्रल लाइन के थ्रू, यानी कि इस सर्कुलर फेस के सेंटर पे जाके और बिना डिवेट होते हुए वहां जाके स्ट्राइक कर रहा है। तो जब ऐसा हुआ है इसका मतलब कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, यानी कि ये जो रे है, इस रे में जो चार्ज है, उस चार्ज के पास अगर मास होएगा, मतलब ये तो क्लियर था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट कर रहा है, सो इट मस्ट कंसिस्ट सम मास, तभी तो ये हो रहा होगा। तो चार्ज भी है और मास भी है, और फिर उसका मोमेंटम ट्रांसफर से भी पता चला था उसका मास है। तो चार्ज और मास का कोशिश किया गया कि भाई चार्ज और मास को का रेशियो निकालने की कोशिश किया जाए। तो अब जब ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने रिवील किया तो बोला कि ओके, हमने क्या किया कि बी क्यू वी, यानी कि हमें नहीं मालूम है कि भाई उस वो जो उसका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो जो रे जो नेगेटिव चार्ज अपने साथ कंसिस्ट, आई मीन नेगेटिव चार्ज अपने पास रखा है, वो नेगेटिव चार्ज कितना है, हमने उसको क्यू रख लिया। सो बी क्यू वी ये क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए, ये मैग्नेटिक फोर्स होगा, और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा होगा, दैट इज क्यू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फोर्स ये है और मैग्नेटिक फोर्स ये है और दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते होंगे, तभी तो जाकर के वो यहाँ पे हिट कर रहा है। इसका मतलब दिस बी क्यू वी इज इक्वल टू क्यू ई, एंड दिस इंप्लाइज बी क्यू वी इज इक्वल टू जस्ट ए मिनट, ठीक है। सो दिस बी क्यू वी इज इक्वल टू क्यू ई, एंड फ्रॉम हियर नाउ क्यू और क्यू के सॉरी बी क्यू वी इज इक्वल टू क्यू ई, अब यहाँ से v इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, e बाई बी लिखा, दैट्स ओके, यहाँ से ये चीज निकल के आ गया। नाउ वेलोसिटी जो इसका होएगा, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होएगी, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर होगा। लेकिन ये पार्टिकल यहाँ से जो बाहर निकला उसकी वेलोसिटी कितनी है, आई मीन जो ये कैथोड रेज जो नेगेटिव चार्ज अपने पास रखा वो नेगेटिव चार्ज यहाँ से बाहर निकल रहा है, उसकी हाउ मच वेलोसिटी इट इज देयर,
तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स में पढ़ा हुआ है कि किसी भी चार्ज को अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस से ट्रेवल करा रहे हैं तो उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो लेट सपोज Q इनटू, और ये पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर है, तो Q इंटू वी शुड बी इक्वल टू हाउ मच, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। इसको छोटा v लिख दें ऐसे, इसको छोटा v लिख दें। सो दिस इज v लाइक दिस। तो अब यहां से आपको क्या मिला भाई, ये v, दिस इज द वोल्टेज व्हाट वी हैव अप्लाइड ओवर हियर। सो दिस q बाई m, या दिस इस वेलोसिटी की बात करें तो ये वेलोसिटी आई कितने के बराबर, सर 2q v अपॉन m, ये v स्क्वायर है। यानी कि दिस v इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज रूट ऑफ 2qv अपॉन m, ये वेलोसिटी आ गई। अब एक चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी कि इस पोटेंशियल डिफरेंस से निकाल के लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव रखा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव उसको अपनी तरफ ड्रैग करेगा। तो कैथोड रेज के केस में जो वो जितनी एनर्जी से निकल के आ रहा था, हमने हमने यहाँ पे ये वोल्टेज लगा करके उसको निकलने दिया है, और फिर जितनी वेलोसिटी से वो निकल के आ रहा है उस वेलोसिटी के हिसाब से, क्योंकि भाई इतना इलेक्ट्रिक फील्ड था, इतना मैग्नेटिक फील्ड हमने सेटअप किया है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो v के बराबर होता होगा तभी, यानी भाई ये दोनों फोर्सेस को हमने इक्वेट कर दिया। और दोनों फोर्सेस को हमने इक्वेट कर दिया क्यों, क्योंकि अब वो यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेविएशन फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का जो डेविएशन फोर्स लग रहा था दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, उसकी वजह से यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है। एंड यहाँ इंसिडेंट कर रहे हैं कि दोनों फोर्सेस इक्वल है, और उस केस में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो यहाँ के अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर होगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हमें यहाँ वैल्यू मालूम है, तो हमें तो इसमें जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, हमें उसका क्या चाहिए, चार्ज और मास चाहिए। तो हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में वो ट्रेवल करेगा तो उसके पास इस पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा तो इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसकी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। अब v आपके पास आ चुका है, सो नाउ यू कैन डू 2qv अपॉन दिस m, ये v है रूट में, इसका स्क्वायर कर दो, और इज इक्वल टू क्या हो गया, e स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया। और फ्रॉम हियर दिस, यहां से ये सॉरी ये v वोल्टेज है। और अब यहां से आपने क्या सीखा, नाउ फ्रॉम दिस वी कैन से दैट अगर मैं q बाई m निकालूं, q बाई ये रूट था इसका, आपने 2q बाई रूट का स्क्वायर किया आपने, ये पूरा 2qv बाई m का स्क्वायर किया आपने, और ये e स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आया, ये वोल्टेज था बेटा। इस वोल्टेज का आपने सॉरी ये वेलोसिटी था, इस वेलोसिटी का आपने स्क्वायर किया तो ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गया, इसने आपने v का स्क्वायर कर दिया, तो ये फाइनली आया क्या, 2q बाई m, 2q by m into this v, and that is equal to e square upon b square, or from here q by m is equal to now electric field square upon twice of voltage of and this magnetic field का square. So आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, और यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, दिस ऑल डाटा यू हैव, एंड यहाँ से इसको कैलकुलेट जब किया गया तो वो रिजल्ट कुछ इस तरीके से निकल के आया। तो हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि उसको हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए साइन ई कंसिडर किया था, और इस तरीके से हमने इसके चार्ज और इसके मास का डिटर्मिनेशन कर लिया। तो जे थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट ने और कैथोड रे की डिस्कवरी के ऊपर बेस हुआ जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, राइट, दैट्स वेरी क्लियर। और अब हमें ये मालूम हो गया कि जो कैथोड रे से निकल के आ रहा है वो चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज भी है और मास भी है, बट वो इनविजिबल है, दैट इज इनविजिबल, वी आर नॉट एबल टू सी। अब हमें मालूम है कि आज की तारीख में तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रख करके हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना रखा है, एंड वी आर एबल टू सी दैट आल्सो। ठीक है ना, मतलब उसका एक पैटर्न देखने की सिचुएशन में है, हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, क्योंकि ये जो चीज दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन होएगा, उसका एक पैटर्न हमें दिखाई मिलता है, सम क्लाउडी या कुछ काइंड ऑफ दिस। तो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में ई बाई एम डिटर्मिनेशन हो गया, कैसे हुआ ये भी आपने समझ लिया, ये क्या कॉन्सेप्ट उसमें यूज हुआ आपको ये भी पता चल गया, और इसमें अगर कल को कोई थॉमसन सेटअप में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और ये वोल्टेज बताया हुआ है तो आप उसका ई बाई एम ऐसे निकाल सकते हैं, और किसी भी चार्ज पार्टिकल को, किसी भी चार्ज पार्टिकल का चार्ज और मास का रेशियो निकालने के लिए दैट सेटअप इज वेरी सफिशिएंट। भाई उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से हाई पोटेंशियल डिफरेंस से निकालो, एनर्जी दो और उसमें डाल दो, और उसके डेविएशन को मैनेज कर दो, मतलब डेविएशन नहीं होने दो, फिर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अब ये जो दो एक्सपेरिमेंट हमने निकाले, तो अभी भी हमारे पास ना तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें अलग से मालूम था और ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मालूम था, हम लोग सिर्फ ये वैल्यूज निकाल पाए थे कि चार्ज और मास का रेशियो इतने के बराबर है। इसके बाद यानी कि थॉमसन साहब के इस एक्सपेरिमेंट के
थॉमसन साहब के इस एक्सपेरिमेंट के जो 1890-70 में हुआ, 1890-70 में हुआ, इस एक्सपेरिमेंट का 1890-70 में हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गया कि जो क्रूक का एक्सपेरिमेंट था वो फैक्ट है, और वो यहाँ पे भी जस्टिफाइड हो गया। अब आपको दूसरी तरफ लेके जा रहा है, ये मिल्टन वर्ल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। मिल्टन वर्ल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्टन वर्ल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, what this experiment suggests to us, look at this here, Millikan world drop experiment। इसमें क्या किया हमने, इसमें क्या किया हमने, ये देखो ये एक डबल वॉल चैम्बर है बेटा, इनर स्पेस है, अंदर की भी बाउंड्री है और बाहर की भी बाउंड्री है। सो व्हाट वी आर सेइंग, देयर इज अ डबल वॉल चैम्बर। सो दिस आई एम राइटिंग, ध्यान से देखना, ये डबल वॉल चैम्बर है। अब आप मेरे से ये मत सोचना कि सर ये पढ़ा क्यों रहे हो, हमारे बुक में तो नहीं है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आते हैं, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्क कि आपके दिमाग से कोई बात जाए और आप फ्रस्ट्रेट हो। हर इंफॉर्मेशन जो आपके दायरे में है, जो आपको सीखना चाहिए, वो बताया जा रहा है। तो शॉर्ट में ही हम लोग डिस्कस करें, बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं होगा। ये डबल वॉल चैम्बर होता है, इसके अंदर कूलेंट होता है, इसके अंदर कूलेंट होता है, दैट इज कूलेंट का इस्तेमाल होता है। ये एटमॉइजर है, दिस इज एटमॉइजर। जो आपने इंक ड्रॉपर देखा होगा ना, लाइक एटमॉइजर, खैर अब तो इंक इस्तेमाल ही नहीं होता, तो ये एटमॉइजर टाइप है। और यहाँ पे ये एक फ्लास्क है, इसमें कोई लिक्विड रखी है, इसको एक खास तरीके का ऑयल है, इसको हम लोग पैराफिन ऑयल कहते हैं, पैराफिन ऑयल कहते हैं। जो आपने हेप्टेन, जो आपने पढ़ा है ना भाई, हेप्टेन, लाइक हेक्सेन के बाद जाए हेप्टेन, ऑक्टेन, राइट, ये जो एल्केन होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, तो उन लिक्विड्स की बात हो रही है। दिस इज पैराफिन ऑयल। सो मीथेन, इथेन, ब्रो, और क्या, प्रोपेन एंड ब्यूटेन तो गैस है, उसके बाद पेंटेन और वो सब कुछ शायद लिक्विड है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पैराफिन ऑयल। तो ये पैराफिन ऑयल है, और इस पैराफिन ऑयल को, यानी कि जब ये इसको आप दबाओगे, छोड़ोगे, तो ये लिक्विड को अपनी तरफ सक कर लेगा, और फिर इसको दबाओगे तो वो लिक्विड यहाँ से ऐसे अंदर होता हुआ यहाँ से बाहर आ जाएगा। दिस इज अ शावर, और यहाँ से ये ऐसे बाहर आ जाएगा। ये जो अरेंजमेंट दिखा दिया है, यहाँ पे एक प्लेट है, दिस इज अ प्लेट, है मेटालिक प्लेट है, ये भी मेटालिक प्लेट है, दीज आर मेटालिक प्लेट्स, और ये मेटालिक प्लेट है, मेटालिक, मेटालिक प्लेट्स हैं। और इन मेटालिक प्लेट्स को यहाँ से देखो, ये ऐसे, ये और ये ऐसे, हम किसी सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल नहीं कनेक्ट किया है। और जब इस एटमॉइजर में यहाँ पे इसमें ऑयल है, और इस ऑयल को प्रेस करेंगे तो ये ऑयल यहाँ से बाहर आएगा। इसके अंदर गैस होता है, इसके अंदर गैस होता है। तो जब हम इस एटमॉइजर को प्रेस करते हैं, यहाँ से ये ऑयल ड्रॉप्स यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाता है, और ये ऑयल ड्रॉप्स इसके अंदर गिरते हैं। ये पूरा का पूरा सर्कुलर अरेंजमेंट है, आप देख रहे हैं 360 डिग्री का, यहाँ पे एक रिंग छल्ला दिखा रखा है आपने, लाइक ये 3 डायमेंशनल आपको सब कुछ दिख रहा होगा। इसमें ये जो, इसको 3 विंडो में हम लोग डिवाइड करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वाले साइड से एक ये एक माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, यानी कि टेलीस्कोप कह दे, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप ही कहेंगे इसको, टेलीस्कोप हमने लगा रखा है चीजों को देखने के लिए। और इस वाले विंडो से, ये जो विंडो आपको दिखाई दे रही है, इस विंडो से हमने लाइट भेज दिया, सपोज कर लो इससे लाइट भेज दिया। और ये W1 जो है विंडो से, इससे एक्सरे भेज दिया हमने, क्या भेजा, एक्सरे भेज दिया। इसमें हमने कोई गैस रखा हुआ है, तो ये जो इसके अंदर का गैस है, जब हम एक्सरे भेजते हैं तो वो एक्सरे क्या करता है, उस गैस को आयोनाइज कर देता है। एंड यू नो, जब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, मेडिकल वर्ल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बच्चा ध्यान से सीखो, जब मिल्टन वर्ल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, दैट यू आर स्टडिंग इन 1913 and X-ray has been discovered in 1895. So you can understand 18 years after we are talking about, right? So you can say that कि एक्सरे आया कहाँ से उस टाइम पे। तो अब ये एक्सरे यहाँ पे अवेलेबल है, और एक्सरे से हमने इसको क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया इस गैस मॉलिक्यूल को। तो अभी इसमें जो गैस हैं, सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स, वो एक्सरे के वजह से आयोनाइज हो गए। इसमें हमने लाइट भेज दी है, क्योंकि भाई अगर लाइट नहीं भेजेंगे तो यहाँ पे अंधेरे में टेलीस्कोप से दिखाई क्या देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो हमने इसमें लाइट डाल दिया, और ताकि अंदर में लाइट हो, और फिर उस लाइट, उस रोशनी में जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे, जो आयोनाइज हो गए, और जो ये लिक्विड आ रहा था, इस लिक्विड के ऊपर जब गैस आयोनाइज होगा तो एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा। तो उसमें से एक पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन
अलग अलग लिक्विड ड्रॉप के ऊपर कहीं पे पॉजिटिव आयन इकट्ठा हो जाएगा, कहीं नेगेटिव आयन इकट्ठा हो जाएगा। यस, दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन। अब जब आप इस टेलीस्कोप से इसके अंदर देखते हैं तो वो आयंस का मोशन दिखाई दे रहा है। कोई आयन नीचे जा रहा होगा, सारे के सारे आयंस नीचे जा रहे होंगे, क्योंकि अभी तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया नहीं। पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, सारे आयंस किधर जा रहे होंगे? नीचे की तरफ जा रहे होंगे। और ये आयंस जा किधर रहे हैं? गैसियस मीडियम में जा रहे हैं। जब वो गैसियस मीडियम में जा रहे होते हैं, गैसियस मीडियम में ये आयंस, क्या बोल रहा, गैसियस मीडियम में जो ये लिक्विड ड्रॉप जा रहे हैं, गैस आयोनाइज हो गया है, एंड देयर इज उस गैसियस मीडियम में, जो आयोनाइज मीडियम है, उसमें ये लिक्विड ड्रॉप के ऊपर, कुछ कुछ लिक्विड ड्रॉप्स के ऊपर, जिन जिन लिक्विड ड्रॉप्स के ऊपर चार्जेस इकट्ठे हो गए हैं, वो चार्ज लिक्विड ड्रॉप भी क्या हो रहा होगा? इसके अंदर फॉल कर रहा होगा। जब वो फॉल कर रहा होगा, गैसेस मीडियम में फॉल कर रहा होगा, तो गैस उस पर क्या लगाएगा? विस्कस फोर्स लगाएगा। जब विस्कस फोर्स लगाएगा तो डेफिनेटली इट कैन नॉट कम बैक वेरी फास्ट। तो अब इट कैन नॉट कम डाउन वेरी फास्ट। तो एक छोटा सा यहाँ पे एक ड्रॉप ले लिया, और हमने इस ड्रॉप के बारे में बोला कि देखो जी, इस ड्रॉप पे mg लग रहा था नीचे की तरफ, और इस ड्रॉप के ऊपर एक विस्कस फोर्स लग रहा था किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। ये विस्कस फोर्स लग गया, गैस की वजह से लगा हुआ। तो ये क्या होगा? mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, यहाँ पे विस्कस फोर्स लग रहा होगा, fv लग रहा होगा, विस्कस फोर्स लग रहा होगा। तो भाई mg बड़ा होगा, विस्कस फोर्स छोटा होगा, तो ये थोड़ी तेज वेलोसिटी से गिरेगा। जितनी ही तेज वेलोसिटी से गिरेगा, विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आपने लिक्विड में पिछले साल ये सब कुछ पढ़ा है कि इसी टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो जो mg है, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाया जा रहा है, और उसकी वेलोसिटी के बढ़ने से विस्कस फोर्स बढ़ रहा है। तो फाइनली एक स्टेज आ जाएगा कि इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतनी ज्यादा हो गई कि इससे विस्कस फोर्स की जो वैल्यू है वो mg के इक्वल एंड अपोजिट हो गया। सो एट टर्मिनल वेलोसिटी, ध्यान से देखना है, एट टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या हुआ कि mg और विस्कस फोर्स दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। जो इस पे विस्कस फोर्स था, और जो, एक मिनट बच्चा लोग, एक मिनट, एक छोटी सी गलती हम लोग से हो रही थी यहाँ पे, कि इस पे एक mg लग रहा है और एक विस्कस फोर्स लग रहा है, ये तो कह रहे हैं, लेकिन वी आर फॉरगेटिंग अबाउट इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा होगा, इस ड्रॉप के ऊपर। वो क्या? अप थ्रस्ट लग रहा होगा। व्हाट इज दैट? अप थ्रस्ट। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे एक अप थ्रस्ट भी लग रहा होगा। ठीक है जी, दिस इज अप थ्रस्ट की बात हो रही है। तो इस पे एक अपथ्रस्ट भी लग रहा होगा, इधर एक mg भी लग रहा होगा। mg और अपथ्रस्ट का एक नेट फोर्स होएगा, और mg और अपथ्रस्ट से जो नेट फोर्स होगा, उस नेट फोर्स की वजह से वो किधर जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और वो वेलोसिटी बढ़ने की वजह से विस्कस फोर्स बढ़ रहा होगा। सो फाइनली एट टर्मिनल वेलोसिटी, mg एंड विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट, तो विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट की वैल्यू ऊपर लग रही थी, विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ते बढ़ते अब इतनी हो गई कि अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स को ऐड कर दो तो mg के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखते थे हम लोग? वहाँ इक्वेशन लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू, एंड ये सिग्मा लिख दिया, लिक्विड ड्रॉप की डेंसिटी सिग्मा हो गई, और इनटू जी कर दिया, ये mg हो गया। विस्कस फोर्स की वैल्यू को हम लोगों ने, जब टर्मिनल वेलोसिटी होता है तो हमें पता है 6 पाई ईटा आर v1, सपोज कर लो v1 टर्मिनल वेलोसिटी है, और अपथ्रस्ट कितना है? 4/3 पाई आर क्यू एंड रो जी, यानी कि गैस की डेंसिटी को हमने रो मान लिया। तो इस तरीके से आपके पास आया क्या? 6 पाई ईटा आर v1, that v1 and that is equal to 4/3 pi r cube sigma minus rho into g, और from here if you, अभी इस रिजल्ट को यहाँ पे रखने देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि जो विस्कस फोर्स इस केस में था, दैट विस्कस फोर्स जो कि 6 पाई ईटा आर v1 के बराबर था, वो हमारा वेट माइनस ऑफ थ्रस्ट के बराबर आ गया, वेट माइनस ऑफ थ्रस्ट के बराबर आ गया। दैट इज व्हाट वी हैव गॉट इट। ये टर्मिनल वेलोसिटी हमें मिल गया। अब क्या कर रहे हैं हमें? अगर हम इन प्लेट्स के बीच में, जो बात समझने लायक है अब वो ये है कि अगर इन प्लेट्स, ये जो यहाँ से जो लिक्विड ड्रॉप निकला, वो इसके अंदर से बाहर निकल के आ गया और गैसेस के कांटेक्ट में आया, और वो क्या हो गया? चार्ज एक्वायर कर लिया। चार्ज एक्वायर कर गया, बट वो भाई अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो वो ड्रॉप कर रहा था। उसकी टर्मिनल वेलोसिटी हम लोगों ने इस टेलीस्कोप से लगाई, देखी कि ओके कितना स्लो गिर रहा है, इतना डिस्टेंस इतने टाइम में गिरा, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी को हमने मेजर किया, और फिर इस कॉन्सेप्ट से समझ लिया कि ओके इस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा था और जो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी थी, कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ गया। एंड यू नो दिस इज 4/3 पाई आर क्यू एंड सिग्मा माइनस रो इनटू जी। ये रिजल्ट आपके पास है। अब अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, भाई देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है और ऊपर वाला टर्मिनल प्लस है, तो जब आप इसको कनेक्ट कर देते हो, व्हेन, अभी जो आपने पढ़ा, व्हेन की इज की इज ओपन, तब पढ़ा आपने की इज ओपन है।
अब अगर आप की को क्लोज कर दोगे, अगर की को क्लोज कर दोगे तो इसमें जो ड्रॉप होंगे, जो आयोनाइज आई मीन जो चार्ज एक्वायर कर चुके हैं, जो निगेटिवली चार्ज है वो किधर जाएंगे, हमें ये माइनस है और ऊपर प्लस है, जो नेगेटिवली चार्ज है वो ऊपर जाएगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज है वो किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट व्हाट, हम तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज निकालना चाह रहे हैं। तो इसमें जो ड्रॉप ऊपर की तरफ जा रहा होगा वो नेगेटिव चार्ज कैरी किया होगा, और उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप को जो ऊपर जा रहा होगा, वो किसके वजह जा रहा होगा, भाई आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, जब आपने इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। सो वी आर now we are saying when key is closed, when key is closed, अब की को आपने क्लोज कर दिया, की इज क्लोज, जैसे की को क्लोज किया आपने, फिर से हमने ये ड्रॉप लिया, और इस ड्रॉप पे अब हम कह रहे हैं कि इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कुछ इस तरीके से, mg तो लग ही रहा था इधर की तरफ, ओके, अब थ्रस्ट किधर था, ऊपर की तरफ ही लग रहा था उसके ऊपर, दैट्स करेक्ट। अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा इसके ऊपर, वो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स, ये लग गया, इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया, निगेटिवली चार्ज है, और अब इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा बड़ा लगा होगा जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा होगा। तो अब इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स जो था, जो पहले जब वो नीचे जा रहा था तो विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा था, अब विस्कस फोर्स किधर लगेगा, ऐसे हमने नीचे की तरफ दिखा दिया। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी आर सेइंग कि ये भाई Q इंटू ई है, ये क्या अपथ्रस्ट है, ये क्या है mg है, और ये क्या है भाई, ये हमने कहा विस्कस फोर्स है, समथिंग लाइक दिस। तो अब ये ड्रॉप ऊपर जा रहा है, क्यू ई बहुत बड़ा होगा, तो यानी कि नेट फोर्स इस पे, यानी कि ये विस्कस फोर्स तो वेलोसिटी के साथ चेंज होएगा, तो क्यू ई प्लस अप थ्रस्ट माइनस एम जी, ये हमारा नेट फोर्स बना होगा, और इस नेट फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ जाएगा, और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सो एक टाइम आएगा कि विस्कस फोर्स बढ़ते 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 बहुत ज्यादा हो गया, और आई मीन दिस इज नेट फोर्स, ये क्या हमारा नेट फोर्स है, और दिस नेट फोर्स which increases velocity, which increases upward velocity, which increases upward velocity, जो upward velocity को increase करा रहा है, upward velocity, and therefore viscous force increases, Fv increases. So finally at terminal velocity, so finally at terminal velocity, finally at टर्मिनल वेलोसिटी, अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी पे जाएं, फाइनली एट टर्मिनल वेलोसिटी, तो अब क्या होगा, भाई ऊपर जा रहा है तो हम अब दूसरा टर्मिनल वेलोसिटी v1 तो नहीं मिलेगा, कोई दूसरी वेलोसिटी, लेट्स सपोज v2 मान लेते हैं। सो फाइनली एट टर्मिनल वेलोसिटी अब क्या होगा, तो जब टर्मिनल वेलोसिटी होगा तो भाई QE प्लस अप थ्रस्ट और नीचे की तरफ का जो mg और प्लस विस्कस फोर्स जो नया होगा, ये दोनों मिलकर इसको बैलेंस कर देंगे। इसका मतलब QE और अप थ्रस्ट क्या था, 4/3 पाई आर क्यू रो इंटू जी, और ये कहता 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा इंटू जी, और ये एफ वी डैश है, इसको हमने 6 पाई ईटा, चूंकि ड्रॉप का रेडियस तो आर है, और वेलोसिटी अब हम v2 ले लेते हैं, और ये अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ फ्रॉम हियर, ये v2 टर्मिनल वेलोसिटी हमने टेलीस्कोप लगाया था, लेके देख लिया। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट यू सी, व्हाट वी फाइंड इज कि बेटा ये क्यू ई रहने देते हैं, और ये जो रिजल्ट है क्यू ई एंड दिस, ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है, इस टर्म को उधर लेके जाते हैं, यानी कि क्यू ई इज इक्वल टू लिखते हैं, सो 4/3 पाई आर क्यू, एंड दिस इज सिग्मा माइनस रो कर लिया, ये वाला टर्म इधर ले लिया जी, और ये लिख दिया 6 पाई ईटा आर वी टू, ऐसे लिख दिया। सो फाइनली व्हाट वी सी हियर दैट क्यू ई इज इक्वल टू, ये जो रिजल्ट था अभी पीछे प्रूव किया था वो कितने के बराबर है, 6 पाई ईटा आर वी वन के बराबर है। सो दिस इज 6 पाई ईटा आर वी वन, and this is 6 pi eta r is okay now। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, 6 पाई ईटा आर कॉमन कर लीजिए, क्या हो गया v1 प्लस v2, दैट्स ओके। अब यहाँ से क्यू निकालिए, तो क्या हुआ 6 पाई ईटा आर, एंड दिस इज v1 प्लस v2, और दिस डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब ये आपके पास चार्ज आ गया। अब हाउ डू नो दैट कि जो ये ड्रॉप है जो ऊपर जा रहा है, वो ड्रॉप के पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दैट यू डोंट नो। लेकिन जिस ड्रॉप के पास, जो ड्रॉप ऊपर जा रहा है, जिस ड्रॉप के पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, यानी कि उसके चार्ज की वैल्यू बड़ी होगी, तो उसका जो टर्मिनल वेलोसिटी भी जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो जो v2 लिस्ट ढूंढेंगे, यानी कि लिस्ट v2, फॉर लिस्ट v2, फॉर लिस्ट v2, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो लिस्ट v2 है अपवर्ड डायरेक्शन में,
वो कौन सा होगा, जिसके ऊपर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, आई मीन एक जो सब मिनिमम चार्ज रखा होगा, जिसके पास मिनिमम चार्ज होगा, तो भाई उस केस में उसके अपवर्ड डायरेक्शन में जो टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगा वो उसका मिनिमम मिलेगा। तो फॉर लीस्ट V2 इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब वो क्या होगा, मिनिमम क्यू होगा, एंड दैट इज व्हाट वी बिलीव। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, क्यू मिनिमम हमने यहाँ पे निकाल दिया, V2 हमने मिनिमम रख के 6 पाई ईटा r, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया था ये V1 है, और ये हमारा V2 मिनिमम है, और इस तरीके से हमने उसके ऊपर का चार्ज निकाला। तो जब हम इसको निकालते हैं तो दिस चार्ज कम्स आउट, दिस इज 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये कंफर्म हो गया कि आपने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने निकाल दिया, और आप देखेंगे कि जब उससे उससे हायर वेलोसिटी वाला जो ड्रॉप जा रहा था उसका जब निकाला तो वो क्या आ गया, 2, यानी कि इसका डबल आ गया। उससे हायर वेलोसिटी वाला का निकाला तो ठीक इसका 3 टाइम्स था। इसका मतलब किसी के ऊपर 2 चार्ज था, किसी के ऊपर 3 चार्ज था। इससे ये भी पता चल रहा था कि ओके, वो किसी के जो अगले वाले के पास इसका डबल है, उससे अगले वाले के पास मतलब उससे हायर वाले के पास ट्रिपल है, यानी कि 1.5 वाला नहीं है, 1.6 नहीं वाला है, नहीं है। तो इससे भी पता चल रहा है कि वो एलिमेंट्री चार्ज है। सो हमने मिल्कन वर्ल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लिया। नाउ आई वुड लाइक टू टेक यू बैक टू दिस पेज। यू सी, सो विलियम क्रूक के कैथोड रे की डिस्कवरी से, और थॉमसन के इस E/m डिटर्मिनेशन से, और मिल्कन के इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी से, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के डिस्कवरी से, ठीक है, थॉमसन को भी नोबेल प्राइज मिला, मिल्कन को भी मिला, रॉन्जन को भी मिला, राइट। क्रूक साहब को के बारे में मुझे पता नहीं है, आई डोंट थिंक कि उनको मिला, नहीं उनको नहीं मिला, क्योंकि पहला नोबेल प्राइज रॉन्जन साहब लेके चले गए थे। सो द आइडिया इज दैट आई डोंट नो क्रू को मिला या नहीं मिला, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। सो माय पॉइंट इज कि यहाँ एक स्टोरी सामने चल रही है कि इन एक्सपेरिमेंट्स ने हमें, जो आप देख रहे हैं कि 19th सेंचुरी की जो लास्ट डिकेड थी और 20th सेंचुरी की जो फर्स्ट 2 डिकेड्स मान के चलो, इसमें जो घटनाएं घट रही हैं, नाउ वी से दैट कि पहले उसको रे माना गया, कैथोड रेज माना गया, उसके पास एक मतलब चार्ज चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उसका चार्ज भी निकल गया, उसका मास भी निकल गया। दीज एक्सपेरिमेंट्स वी वर नॉट एबल टू लाइक, इन एक्सपेरिमेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट्स क्या कहते थे, ये एक्सपेरिमेंट्स क्या ये सारा करते थे, एक नई चीज हमारे सामने आ रही थी कि भाई ये पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जैसा जो पार्टिकल था, ये हमारे पास पहले से मौजूद नहीं था, वी वर नॉट नोइंग अबाउट इट। और जब अगला यूनिट पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आपको पता चलेगा, थॉमसन साहब का मॉडल और बाकी मॉडल भी बात चलेगा। तो हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन की नई डिस्कवरी हुई कि ऐसा कुछ है, तो आपको एक बात आपको आपके सामने लेके आना चाहूंगा, और वो देखिए वो कमाल की बात है। हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट जो 1887 में हुआ था वो क्या था, और उस एक्सपेरिमेंट में एक बात उन्होंने देखी थी जो जिसपे ध्यान उन्होंने नहीं दिया, बट बाद में, व्हाट यू सी, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में याद होगा कि ये हर्ट्ज का डिटेक्टर हम लोगों ने किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा किया था, और यहाँ पे हर्ट्ज का डिटेक्टर हमने बनाया था। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में खास बात नोटिस की गई थी कि भाई अगर जहाँ पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करते थे, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे आता था, और फिर यहाँ पे भी एक स्पार्क मिलता था, और इसके अंदर चार्ज का ट्रेवलिंग होती थी, आई मीन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता था, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आने की वजह से यहाँ भी एक छोटा सा स्पार्क मिलता था, और उसमें हमें इसका एलईडी जल जाता था, लाइट इमिटिंग डायोड जल जाता था। यहाँ पे ये देखा गया कि अगर जो हो रहा है इसके ऊपर, यानी कि इनमें से किसी एक के ऊपर, लेट सपोज 1 और 2 में से कोई एक ले लिया, और इनमें से किसी एक के ऊपर अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालूं, इफ आई ब्रिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन दिस वन, अगर मैं इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लाके डालता हूँ, यूवी रेडिएशन लाके डालता हूँ मैं, और अब आप ये नहीं कह सकते रेडिएशन कि ये यूवी रेडिएशन लैब में बनाया गया, क्योंकि हम लोग वी वर एबल टू मेक रेडिएशंस इन आवर लैब बाय ऑसिलेटर एंड ऑल दैट। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब यहाँ पे डाला जाता था, तो पता चलता था कि इसमें जो ये बल्ब जल रहा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो होता क्या होगा, सो इसका मतलब कि इस मेटल से, इस मेटल पे जब ये रेडिएशन डाला जाता होगा, तो इससे कुछ कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल जो होगा जो बाहर निकलता होगा, जो यहाँ से, इस चूंकि इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, तो जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इस
जो वहां से पैदा होकर के जो यहाँ पे आया उसमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया, चेंज हमने इस पे किया है। तो इसका मतलब कि इस यूवी रेडिएशन से इसके अंदर करंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो भाई ये जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था, यानी कि ये वाला जो चीज, वो हम लोगों ने उस लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। बट ये हमारे लिए कि किसी मेटल के ऊपर अगर ये रेडिएशन पड़ता है तो भाई दैट इज ऑल्सो एबल टू लाइक, अब अगर यहाँ पे हमने जैसे ये लिया और ये दो मेटल लिया, दोनों के बीच में सपोज करो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पार्क को यहाँ से हटा दें और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाल दें और पता चला कि इसके अंदर फिर हमें करंट मिलने लगा, यानी कि इसके अंदर जला, तो अब आपके लिए तो कमाल की घटना होगी, किसी मेटेरियल के ऊपर रेडिएशन पड़ा, तो रेडिएशन पड़ने से भाई इस सर्किट में यहाँ से कुछ निकला होगा जो यहाँ पहुंचा होगा, क्योंकि भाई हमें करंट पास करने के लिए तो चार्ज का ट्रेवलिंग चाहिए, इसका मतलब कोई ना कोई चार्ज यहाँ से निकला होगा और तभी ये बात हो रही होगी। तो ये जो घटना थी, इसी को हम लोग डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, इसी को हम डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम लोग हर्ट्ज को ही, हर्ट्ज का जो वो एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने डिटेक्ट किया था और उसी के दौरान उन्होंने इसको स्टडी किया था, इसीलिए हम लोग हर्ट्ज को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आई मीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली फेनोमेनन का डिस्कवरर भी कहते हैं। नाउ अब हमारे पास इन सारी बातों को पढ़ने के बाद, लाइक यहाँ हमने डाला और ऐसे निकल गया, ये ये इंफॉर्मेशन हमें क्या बताती है, व्हाट दिस इंफॉर्मेशन टेल अस, व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट टेल अस। आपने देखा कि एक कैथोड है और उस एनोड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो कैथोड से आप इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज निकाल पा रहे हैं, रेडिएशन आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड से। इज दैट ओके नाउ? और हम लोग पहले से अब जब ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पुख्ता हो गई कि भाई इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, और फिर जब हमें इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रख करके फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया तो अब करंट के बारे में अब हम लोग अपना रास्ता बदलना स्टार्ट कर दिया, एक्सप्लेनेशन हमारा बदल गया, बट नेट इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब हम लोगों के पास ये रिजल्ट आया, तो मैं आपको यहाँ पे ले जाके एक बात समझाना चाहता हूँ कि हर्ट्ज की एक्सपेरिमेंट से, हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को मैंने डिस्कस कर लिया और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई हमारे पास, तब वी आर सेइंग दैट कि भाई अब आप इसके बारे में कि रेडिएशन को आपने पहले पार्टिकल माना, फिर वेव माना, और अब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने देखा कि अल्ट्रावोलेट रेडिएशन आपने डाला है, रेडिएशन डालने के बाद मेटल के ऊपर उससे कुछ निकला है। तो भाई रेडिएशन डालने से वो ऐसे कैसे निकला गया, उस घटना का यानी कि हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट का जो ये सामने अभी मैंने रखा, इसका कोई जवाब वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। दिस थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस। नॉट ओनली दिस, क्रॉम्पटन का एक नॉट क्रॉम्पटन, कॉम्पटन, कॉम्पटन का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने एक्सरे भेज करके और इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन बीच में जब व्हेन इलेक्ट्रॉन वाज देयर एंड एक्सरे उसके थ्रू पास हुआ, तो एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन हुआ, वो घटना भी इस तरीके इस वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। अब हमारे लिए एक फिर से नई दुनिया थी कि अब क्या किया जाए भाई, और ये कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए। अब इसी बात पे और आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटी बात आपके सामने रखना चाहूंगा और उसके बाद मैं आगे लेके चलूंगा आपको। व्हाट इज दैट? आई एम सेइंग दैट कि अगर अब यहाँ पे इमिशन एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये इन एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने क्या सीखा, एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से या उससे हमने पहला मेथड तो ये सीखा कि भाई किसी भी मेटल को, अगर कोई मेटल है और उसको हम गर्म करते हैं, इफ देयर इज अ मेटल एंड इट इज बीइंग हीटेड, अगर उस मेटल को हीट कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो उस मेटल को हीट करने से उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था। यानी कि किसी मेटल को अगर हम हीट करें तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था। तो एक तो एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि थर्मियोनिक इमिशन। व्हाट इज दैट? थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन, यानी कि व्हेन मेटल इज स्ट्रांगली हीटेड, ये आपको मैंने पहले भी बताया, व्हेन मेटल इज स्ट्रांगली हीटेड, is strongly heated, when metal is strongly heated, electrons are ejected, electrons electrons are ejected okay। दूसरी बात आपने यहाँ पे पढ़ ली इन एक्सपेरिमेंट में कि जब आप बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तब भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, व्हेन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, field is applied, electron of electron of metal can be pulled out, applied electron of metal can be pulled out, can be pulled out। इसको भी हम लोग बाहर निकाल सकते थे। मतलब वो ये क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई प्लेट रख लिया यहाँ पे, सपोज कर लो कोई प्लेट रख लिया, मेटल प्लेट रख दिया, दिस इज अ मेटल प्लेट, और आपने यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, यानी कि सपोज कर लो कोई बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज प्लेट लेके आया, बहुत स्ट्रॉन्ग उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के लेके आएगा, और इफ दिस इज वेरी हाई तो ये इसको पुल कर सकता है, निकाल सकता है। और अभी आपने वही देखा कि भाई एक कैथोड प्लेट है, एक एनोड प्लेट है, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लगा दे तो आप, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी हाई, तो उस केस में आपने देखा कि ये इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, बाहर निकाल पा रहा है। एंड थर्ड व्हाट यू सी दैट, कि किसी मेटल के ऊपर जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालते हैं तो उससे भी क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यानी कि एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात, बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। अब जो ये घटना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली, राइट, दैट इज हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट इन 1887 का है। सो 1887 में ही हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक की ये घटना हो गई, और जो लोग इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड डिस्कवरी पे वो काम कर रहे थे, और वो तो वो चला ही चला। यहाँ पे आपने थॉमसन एक्सपेरिमेंट, मिल्कन वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लिया, और क्रुक का जो डिस्कवरी था वो भी पढ़ लिया, और कैथोड की प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। एंड नाउ वी आर सेइंग दैट कि यू सी, जब हर्ट्ज का ये एक्सपेरिमेंट हुआ 87 में, ठीक उसके उसी टाइम से उसके आजू बाजू हर्ट्ज के साथ साथ कुछ और लोग भी काम कर रहे थे, गैस डिस्चार्ज पड़ रहे थे, उनके हाथ में बहुत कुछ लगा। उन्हीं में से एक साहब थे, हॉलवेच साहब। तो अगर हॉलवेच साहब की बात करें, इनका एक्सपेरिमेंट 1988 का क्या है, ये एक मेटल प्लेट लिया, एंड लेट सपोज दिस मेटल प्लेट ऑफ, इन्होंने मेटल प्लेट जिंक का कंसिडर किया था जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने जेडन का प्लेट लिया था, जेडन में, और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट लेके आए थे, दिस जिंक प्लेट इज व्हाट, नेगेटिवली चार्ज। तो इन्होंने एक नेगेटिव चार्ज प्लेट लेके आया जिंक के, और इस नेगेटिव चार्ज जिंक प्लेट को, नेगेटिव चार्ज जिंक प्लेट लिया और उसको इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ दिया। इलेक्ट्रोस्कोप मतलब ये पता करने के लिए कि उस पर चार्ज है या नहीं है, ठीक है जी। तो हमने ये जिंक प्लेट लिया और इसको एक इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट कर दिया। जब इलेक्ट्रोस्कोप से इसको कनेक्ट किया तो भाई नेगेटिव चार्ज था, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, रिपेल कर जाएंगे। तो भाई अगर नेगेटिव चार्ज प्लेट को आपने इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट कर दिया तो ये इसके दोनों फॉक्स जो थे वैसे सेपरेट हो जाते थे, एंड इट वाज मेकिंग इट प्रूव कि ठीक है ये नेगेटिवली चार्ज है। जरूर के ना। अब हॉलवेज साहब ने क्या किया कि इस जिंक प्लेट के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लेके आए और डाल दिया, ऐसे यूवी रेडिएशन डाल दी, जिंक प्लेट के ऊपर यूवी रेडिएशन डाला, कोई और रेडिएशन डाला, लाइक विजिबल रेडिएशन डाला या इंफ्रा रेडिएशन डाला, कुछ नहीं हुआ। बट जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाला उन्होंने, तो कमाल होने लगा। क्या कमाल होने लगा, जरा देखिए। ये जो ये जो जब डाला गया तो पता चला कि ये जो स्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप के जो ये कांटे थे, ये जो फैले हुए थे, ये आपस में जुड़ने लगे। यानी कि जैसे जैसे हमने क्या किया, जैसे जैसे हमने, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रखा जिंक प्लेट के ऊपर, रखा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिंक प्लेट के ऊपर डाला, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज था, और उस नेगेटिव चार्ज का प्रूफ इलेक्ट्रोस्कोप में मिलता था, भाई वो रिपेल वो दिखाता था, लाइक चूंकि दोनों लाइक चार्जेस से रिपेल हो जाते थे। तो अब ये क्या हुआ, ये इस तरीके से दोनों फॉग जो है एक दूसरे के पास आ गए। ये क्या साबित किया, इसका मतलब कि इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ने से इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता होगा, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता होगा तो ये मेटल क्या होता होगा, भाई जितना माइनस था इसके पास एक्स्ट्रा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलते गए। जब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि ये टोटली अनचार्ज हो गया, तो ये दोनों फॉग एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गए, समथिंग लाइक दिस, दे आर जस्ट मर्ज्ड, भाई अब ये न्यूट्रल हो गया। और अगर हम फिर क्या किए, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फिर हम इसके ऊपर डालते रहे, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम और डालते रहें और डालते रहें और डालते रहें, तो ये अल्ट्रावायलेट जब रेडिएशन हमने इस पे डाला, तो अब हमारे को क्या देखने को मिला, अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम इसके ऊपर और बढ़ाते गए। एक मिनट बच्चा लोग,
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर हम और बढ़ाते जाएं, तो अब अगर अल्ट्रावायलेट, अब जब हम इसके ऊपर रेडिएशन बढ़ा रहे थे, तो फिर क्या हुआ, फिर ये वैसे, यानी कि पहले डाला तो वो चिपक गए, और फिर डालते गए तो ये क्या हो गया, ऐसे रिपेल हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने बोला कि ओके, ऑलरेडी जब वो नेगेटिव था, तो उस नेगेटिव चार्ज की वजह से वो क्या हो रहे थे, रिपेल हो रहे थे भाई दोनों फॉग। और जब हमने उसके ऊपर यूवी रेडिएशन डाला होगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा थे वो गायब हो गए और वो न्यूट्रल हो गया, फिर वो फॉग दोनों पास आ गए। और फिर जब हम और डालते रह गए फर्दर, तो यहाँ पे वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जिससे कि ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो गए और फिर क्या हो गया, रिपेल हो गया। तो ये हॉलवेज का जो एक्सपेरिमेंट था, हॉलवेज का जो एक्सपेरिमेंट था, सो दिस एक्सपेरिमेंट टेल अस व्हाट, राइट, कि यूवी रेडिएशन फॉल ऑन मेटल, यूवी रेडिएशन fall on metal, when UV radiation fall on metal surface, when UV radiation fall on metal surface, electrons are ejected. अब ये जो ejected, तो भाई ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहा है कि फोटोन डाल करके इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं। एंड दिस इज ऑफ 1888, और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट इन 1887 का है, लेकिन ही वाज द डिस्कवरर, क्योंकि फर्स्ट थिंग जो सामने आई थी वो उनकी वजह से आई थी। इन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने भी बता दिया कि दिस इज ऑल हैपनिंग। तो जब ये राज खुला, तो हेलविच और लेनर्ड्स के नाम से हम लोग पढ़ते हैं, फिर लेनर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट था, लेनार्ड साहब का। तो लेनर्ड साहब का जो एक्सपेरिमेंट है, वो उन्होंने क्या किया, अब इस बात को जब ये खुल के सामने आ गया कि यूवी रेडिएशन से ये बात हो रही है, तो जो अभी हम पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पढ़ रहे थे ट्यूब के अंदर, भाई हमने यहाँ पे रख के पढ़ा कि भाई ये करंट जा रहा है। तो लेनार्ड के दिमाग में आया कि यार चलो हम इस प्लेट, कैथोड और एनोड प्लेट के बीच में जो गैस था, उस गैस को हटा देते हैं, और इसको एक, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब वाली बनावट है उसको रहने देते हैं, और इसमें कोई अरेंजमेंट कर देते हैं जिससे कि यहाँ पे मेटल प्लेट के ऊपर रेडिएशन डाल दिया जाए। जब मेटल प्लेट के ऊपर अगर हम रेडिएशन डालेंगे, यूवी रेडिएशन डालेंगे, तो अगर वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए और बिल्कुल ये वैक्यूमाइज हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हॉलवेच एंड लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, यानी कि हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के बाद, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेनार्ड एक्सपेरिमेंट पे। और उन्होंने क्या किया कि भाई ठीक है, ये ट्यूब लिया और इसके ऊपर रेडिएशन डाली, और रेडिएशन डाला तो भैया यहाँ देखो ध्यान से, ये तुम्हारा डिस्चार्ज ट्यूब कह लो, सेम डिस्चार्ज ट्यूब कह दो, एंड डिस्चार्ज ट्यूब टाइप का अरेंजमेंट है। ये हमारा ये और ग्लास का ही बना हुआ है, यहाँ पे भी हमने एक ग्लास लगा रखा है, और ग्लास जो लगा रखा है वो यूवी रेडिएशन से रुकेगा नहीं, बस हमने इसके अंदर कोई और गैस या कोई एयर ना चला जाए, तो इसको वैक्यूमाइज किया पहले, और वैक्यूमाइज करके इसको सील कर दिया। इसके अंदर कोई गैस या कोई चीज ना हो, तो ये सब कुछ इसको टोटली वैक्यूमाइज कर दिया, वैक्यूमाइज करके यहाँ सील कर दिया, और अब इसके ऊपर यूवी रेडिएशन डाला। तो जब हम यूवी रेडिएशन इसके ऊपर डालते हैं, यूवी रेडिएशन डालते हैं, तो भाई यहाँ पे अगर एक यूवी रेडिएशन डालते हैं, और ये देखो जरा जरा इस चीज को समझने की कोशिश करना बेटा, ये क्या है, ये एक वोल्टेज सप्लाई है, और यहाँ पे एक रिहोस्टेट लगा रखा है, ठीक है। तो इस वोल्टेज सप्लाई की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये कांटा यहाँ लगा करके, यानी कि ये टर्मिनल ए मान लो, ये टर्मिनल बी मान लो, ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो इतने के बराबर होगा। जहाँ पे ये रखोगे, इसको यहाँ रख दोगे तो वोल्टेज इतना होगा, यहाँ रखोगे तो पूरा वोल्टेज ले लेगा। यानी कि अब हम इस तरीके के अरेंजमेंट से हम इस ए और बी के बीच के जो वोल्टेज है, उसको हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। दिस वोल्टेज कैन बी increased and decreased, this voltage can be increased and decreased by this arrangement। तो जब हम वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे ये बात तो समझ लिया आपने। और यहाँ पे ये ए और बी के बीच का कितना वोल्टेज है, उसको इस वी से मेजर किया जा सकता है, वोल्ट मीटर से। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटोन से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ रहे हैं, उससे जो करंट पैदा होता है, वो करंट कोई मिली एम्पियर और 1 एम्पियर और 2 एम्पियर का नहीं होता है, इट्स अ वेरी स्मॉल ऑर्डर करंट। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक माइक्रो एम्पियर और माइक्रो ऑर्डर में जो करंट होता है उसको मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर लगा रखा है। और आपने ये सिचुएशन देखो, ये क्या है, लेट सपोज ये टर्मिनल 1 और ये टर्मिनल 2 है, या हमने इसको सी और डी कह दिया। सी और डी, सी से, यानी कि ये जो सिचुएशन देख रहे हो, ये जो अरेंजमेंट है, इसको हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, व्हाट डज इट मीन दैट, लाइक
हम इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। लाइक जैसे देखो ये डी पे है, इसको उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ, और ये जो सी वाला है ये जो इधर जाके गया उसको मैं इधर डी से कनेक्ट कर सकता हूँ। यानी कि दिस कैन बी कनेक्टेड विद सी एंड दिस कैन बी कनेक्टेड विद डी। चाहे तो उल्टा भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्या एडवांटेज है इसका? सपोज कर लो अभी ए वाला टर्मिनल डी के पास चला गया और बी वाला टर्मिनल सी के पास चला गया, और ए कैसा टर्मिनल है भाई? पॉजिटिव पे, और बी कैसा है? नेगेटिव टर्मिनल है। तो अगर ए प्लस है यहाँ पे इस सिचुएशन में और बी क्या है? नेगेटिव है, तो अगर मैंने इसको उठा के यहाँ कनेक्ट कर दिया, यानी कि सी हमारा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, और ए हमारा डी क्या हो गया? हमारा पॉजिटिव हो गया। अगर हम उसको उल्टा करना चाहें तो इसको उठा के यहाँ कनेक्ट कर देंगे और इसको उठा के यहाँ कर देंगे, तो ये क्या होगा? हमारा प्लस हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो इसको हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं। ये आपको बनाना आना चाहिए। एंड सो आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होएगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने इस तरीके से इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, और इससे जो करंट यानी कि फाइनली जब भी ये और ये कनेक्ट होएगा, ये तो कुछ भी करंट जाएगा, सपोज करो यहाँ से होता हुआ ऐसे करंट होता हुआ, तो वो फाइनली करंट क्या होगा? ऐसे ही जाएगा ना। लेट सपोज यहाँ से ऐसे अभी जैसे कनेक्ट है, अभी जिस तरीके से कनेक्टेड है भाई, हमने यहाँ पे इसको डी ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे आया, ये ऐसे गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। फिर ये करंट ऐसे जाता हुआ ये कनेक्ट हो गया, ऐसे यहाँ से जाता हुआ यहाँ पहुंच गया। सो मीन्स इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है, दिस कैन बी मेजर्ड लाइक दिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो लेनार्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमने ये क्या है? वैक्यूम है, यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, वैक्यूम है। और इस वैक्यूम में कोई गैस वगैरह कुछ भी नहीं रखा है, यूवी रेडिएशन डाला गया। तो जब इस मेटल के ऊपर रेडिएशन पड़ते हैं, तो रेडिएशन पड़ने के बाद यहाँ पे हमें करंट मिलता है। सो व्हेन यूवी, इस प्लेट का नाम हम रख देते हैं ये सी डी का सिचुएशन बदल देते हैं, और क्योंकि इन प्लेट्स का नाम कुछ ऐसे रखा जाता है, तो वी कॉल इट सी, वी कॉल इट सी प्लेट सी, और दिस वी कॉल इट प्लेट ए। ये कैथोड है और ये एनोड है। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। यहाँ टर्मिनल पी क्यू रख लो आप इस तरीके से। तो ये सी और ए है हमारे पास, और इस प्लेट सी को, ये जो सी प्लेट है, दिस इज प्लेट सी, इसको हम लोग कैथोड कहेंगे। प्लेट सी कैथोड तो कहेंगे, कैथोड तो कह ही सकते हैं, बट इसके अलावा इससे चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको इमीटर भी कहा जाता है, वी कॉल इट इमीटर। और ये जो प्लेट ए है, तो इसको एनोड प्लेट तो कह ही सकते हैं हम लोग, बट इसके अलावा ये एनोड प्लेट ऑल द टाइम ठीक नहीं है कहना, क्योंकि हम इसकी पोलैरिटी क्या कर सकते हैं? यहाँ पे बदल भी सकते हैं। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन रिसीविंग या एक्सेप्टर प्लेट कहते हैं, एक्सेप्टर प्लेट कहते हैं, वी कॉल इट एक्सेप्टर प्लेट। तो ये एक्सेप्टर प्लेट है। कुछ लोग इसको इलेक्ट्रॉन रिसीविंग प्लेट भी कह देंगे, आर इलेक्ट्रॉन रिसीविंग प्लेट। बात समझ में आ गई बात? और ये इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग प्लेट कहलाएगा। तो सी और ए ऐसे नाम दिया गया। एनोड प्लेट इज नॉट द राइट नेम, और कैथोड इज नॉट द राइट नेम, बिकॉज हम इसके टर्मिनल को चेंज कर सकते हैं। इसके टर्मिनल को चेंज करेंगे तो फिर उस सेंस में ये एनोड और कैथोड कहना ठीक नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसका नाम इमीटर और इसका एक्सेप्टर प्लेट, इमीटर प्लेट और एक्सेप्टर प्लेट इसका नाम रखते हैं। सो लेनार्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, तो ही ऑल्सो फाइंड्स दैट कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब मेटल के ऊपर पड़ता है, तो भाई सर्किट में करंट जाता है। सो इन दोनों लोगों ने, हॉलवेच ने एंड लेनार्ड ने, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया, और इनके एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके इन बातों पे वेरियस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस उन्होंने किया। इंटेंसिटी ऑफ, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन लिखना चाहिए, यानी कि रेडिएशन। भाई रेडिएशन की इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम इसके पोटेंशियल सेटअप को चेंज करते हैं तो उस पे क्या फर्क पड़ेगा? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद वेरिएबल इंटेंसिटी। मतलब आपने देखा यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी की बात कही, अब हम क्या करें? पोटेंशियल चेंज करके, लाइक इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल में वेरिएशन करके, और फिर रेडिएशन की इंटेंसिटी अलग अलग इंटेंसिटी पे डाल करके उसको स्टडी करते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, और फिर इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पढ़ा जाता है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? वी विल टॉक अबाउट इट। सो फाइनली व्हाट वी आर सेइंग, हमने ये देखा कि जब रेडिएशन इसके ऊपर डालते हैं तो यहाँ से भी फोटोन जब पड़ता है, सो डेफिनेटली यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन निकलता होगा, और वो इलेक्ट्रॉन जा करके इस सर्किट में करंट पैदा करता होगा, राइट? सो नाउ बच्चों, अब हमारे पास सिचुएशन ये थी कि अगर हम रेडिएशन को पार्टिकल की तरीके से कंसिडर ना करें, और रेडिएशन को वेव की तरीके से कंसिडर करें, और जब रेडिएशन को वेव की तरीके से कंसिडर किया जाए,
तो भाई लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के जो और हॉलविच एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस थे या जो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में जो ये कुछ हुआ, इन सारी घटनाओं के जो ऑब्जर्वेशन थे, उन ऑब्जर्वेशंस को हमने कुछ इस अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड किया। और जब रिकॉर्ड किया तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर हमने रेडी, चूंकि हम यहाँ डाल क्या रहे थे, रेडिएशन डाल रहे थे, तो जब हम रेडिएशन डाल करके और जब हम ये घटना हमारे सामने घट रही थी, तो हम रेडिएशन को अगर वेव की तरीके से मान करके, रेडिएशन को वेव की तरीके से मान करके जब हम इसको एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे थे, तो हमें इसके एक्सप्लेनेशन मिलते ही नहीं थे। Now we are in a very tough situation. Not only this, like I just talked about that Compton effect, Compton's effect, right? Diffraction of X-ray by electrons, diffraction of diffraction of X-ray by electrons. ठीक है। सो यानी कि इन घटनाओं का हमारे पास लाइट के लाइट को वेव मान करके अगर हम इनको एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे पास कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाता था। अब हम बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए थे। अब अगर हम लोग ये कहते हैं कि लाइट को, और अगर इसको पार्टिकल की तरीके से कंसिडर करेंगे, तो उसका एक्सप्लेनेशन मिलता था। तो हम लोग अगले लेक्चर में, बिफोर आई मेक यू टू जस्ट ए मिनट, so here I would like to bring you at this page and then I would like to summarize this lecture today, कि ये जो कुछ हम लोगों ने वेव मान करके इन घटनाओं को एक्सप्लेन किया, और यहाँ जो कुछ हुआ, यहाँ पे जो कुछ हुआ, और यहाँ सब कुछ जो स्टडी करने के बाद जब हम हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की तरफ चले गए, और यहाँ से फिर हम राइट, यहाँ से फिर हम लोग जब यस हॉलवेच एक्सपेरिमेंट की तरफ गए, आई फॉरगेट द स्पेलिंग, दैट्स व्हाई आई वाज ट्रेवलिंग देयर। सो हॉलवेच की हॉलवेच के एक्सपेरिमेंट की तरफ गए, या लेनार्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ गए, लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट्स की तरफ गए, तो इन एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट, ये सब तो हमारे लिए कंफर्मेशन था कि भाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन की थ्योरी हमारे सामने बिल्कुल प्रपोज तैयार होकर के आ गई। और फिर हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट एंड हॉलवेज का एक्सपेरिमेंट एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के इनके ऑब्जर्वेशंस को हमारे पास वेव थ्योरी से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। बट अगर हम रेडिएशन को पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके पास भी हम उसको भी पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास उस टाइम पे वी वर नॉट हैविंग अ प्रॉपर मीन्स, यानी कि लेनार्ड का और हॉलवेज का या हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन था, दैट वाज एक्सप्लेन बाय आइंस्टाइन लेटर ऑन। बट इन एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग लाइट के वेव के थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे, ड्युअलिटी ऑफ रेडिएशन, हम लोग क्या पढ़े थे, रेडिएशन एज अ वेव और एक्सपेरिमेंट्स विच अनफोल्ड्स ड्युअलिटी ऑफ रेडिएशन। तो इन एक्सपेरिमेंट ड्युअलिटी ऑफ रेडिएशन, सो व्हाट यू कम टू नो दैट, कि अगर इलेक्ट्रॉन का कंफर्मेशन हमें मिला इन एक्सपेरिमेंट से, और जब इलेक्ट्रॉन का कंफर्मेशन मिला, तो हमारे पास एक आइडिया डेवलप हुआ कि कहीं ना कहीं रेडिएशन पड़ने से, फोटोन पड़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा, शायद उसकी वजह से हो रहा होगा। बट देयर वाज नोबडी एल्स अदर देन आइंस्टाइन हु कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन। बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा। सो व्हाट वी आर सेइंग दैट, कि रेडिएशन एज अ वेव था, रेडिएशन का ये पार्टिकल करेक्टर चेहरा जो है इन एक्सपेरिमेंट से एक्सपोज हुआ। और फिर हम लोग आगे के लेक्चर में आपको ये बताएंगे कि इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या ऑब्जर्वेशन था, और उन ऑब्जर्वेशंस को वेव थ्योरी से जब एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई तो कहाँ फंसे, और फिर पार्टिकल थ्योरी क्यों कंसीव किया गया, और फिर आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी क्या थी जिससे कि उसको एक्सप्लेन किया जाए। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we will be talking about experimental observations of हॉलवेच एंड लेनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें एक्सपेरिमेंट्स में क्या ऑब्जर्वेशंस आए थे, एंड उस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे वेव थ्योरी से हमने उसको कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एंड इफ हाउ इट गॉट फेल्ड, एंड फिर पार्टिकल कॉन्सेप्ट जो आइंस्टाइन का था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड देन रेडिएशंस की डुअलिटी ऑफ, जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन है वो कंप्लीट होएगा। एंड फिर उसके आगे के लेक्चर में हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे। सो आज का ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। गॉड ब्लेस यू। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, keep promoting, and keep commenting. Your like and your comments are highly required. I have really worked hard for making this lecture.
And I need your support and I need your good comments. Thank you very much. Bye bye.